Good afternoon, a very good afternoon to our most revered Guruji, Dr. Ashok Kumar Mohanty sir, Dr. Malindra Rao sir, Dr. Narendra Gupta sir, Dr. Mahesh Chandra sir, our most senior and respected mentor, Dr. Manoj Jaiswal sir, Dr. Dilip Jani sir, Dr. M.B. Mahadik sir, Dr. S. Anand sir, Dr. Shashikant Shinde sir, हमारे सभी रिस्पेक्टेड मेंटर्स एंड आईएचएफ फैमिली मेंबर्स। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम हमारे मोस्ट बिलवड मास्टर डॉक्टर अशोक कुमार मोहंती सर का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं और इसी सेलिब्रेशन की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हमारे रिस्पेक्टेड एंड सीनियर मेंटर डॉक्टर अश्वनी कैलाश सोनवने मैम ने एक बहुत बढ़िया केस प्रेजेंट किया है और बहुत अच्छी लर्निंग होने वाली है। कुछ रूब्रिक्स को हम बहुत बढ़िया से सीखने वाले हैं कि हम अपने क्लिनिक में उनको इजीली अप्लाई कर पाएंगे। तो हमारे दो आईएचएफ फैमिली मेंबर्स का बर्थडे भी है, जिसमें डॉक्टर नीलम मैम हैं और डॉक्टर राजेश भालेकर सर हैं। तो हमारी आईएचएफ फैमिली की ओर से उनको भी उनके जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान से प्रार्थना है कि वह सदा स्वस्थ रहें और दीर्घायु रहें। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम हमारी आईएचएफ फैमिली की ओर से हमारे आज की रिस्पेक्टेड एंड सीनियर मेंटर डॉक्टर अश्वनी कैलाश सोनवने मैम का वेलकम करते हैं। वेलकम मैम, अ वेरी गुड आफ्टरनून। थैंक यू सर, गुड आफ्टरनून आईएचएफ। ओवर टू यू मैम। अशोक मोहंती सर के बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए आज हम लोग जय में हैं। तो हमने तो उनको कभी देखा नहीं, उनका कभी सेमिनार वगैरह कुछ किया नहीं है, लेकिन प्रवीण सर है या फिर और कुछ सीनियर मेंबर से उनके थ्रू हम लोग उनका सिखाया हुआ सब कुछ हमारे पास आ रहा है। तो ग्रेटिट्यूड टू दोज मेंबर्स जिनकी वजह से हम लोग ये सीख पा रहे हैं कि सर ने उनको जो दिया है वो हमारे पास ट्रांसफर हो रहा है और हम लोग जो सीखे हैं वो हम लोग, मुझे ऐसे लगता है कि हम लोगों को आगे बढ़ाना चाहिए। इस वजह से हम लोग आज एक साथ आए हैं और ऐसे ही हम लोग एक साथ आएंगे और पढ़ते रहेंगे। तो आज मैंने एक केस डाली है, फिस्टुलर टॉन्सिलाइटिस की केस है। तो केस बहुत बढ़िया है। केस एक्चुअली वीडियो फॉर्म में है, लेकिन प्राइवेसी की वजह से हम लोग वीडियो नहीं चलाएंगे। मैंने ऑडियो करके डाला है हिंदी का। वैसे भी केस मराठी में तो सब लोगों को नहीं समझते, मैंने हिंदी करके डाला है। तो पहले हम लोग वो जो ऑडियो है वो देखेंगे, फिर आप लोगों का एनालिसिस दीजिए, चलेगा? Gratitude to Dr. Samuel Henneman. Happy birthday, Ashok Mohanty sir. And gratitude to all my mentors. आवाज आ रहा है केस का अच्छे से? क्लियर है? यस मैम। जिनसे मैं सीख, ये जो केस है मेरे पास, मेरे पेशेंट ने रेफर की थी जिनको से टॉन्सिल का प्रॉब्लम था। अगर ये पेशेंट को भी टॉन्सिलाइटिस का प्रॉब्लम है और किसी डॉक्टर ने उसको बोला है कि इसका अब ऑपरेशन करवा दे। ये कैमरा स्टार्ट होने के पहले की बात थी, इसलिए मैं इसी में बोल रही हूँ। फिर वो आई बेटी, मैंने कैमरा स्टार्ट किया, फिर मैंने पूछा कि बोलो क्या है, कब से हो रही है तकलीफ? तो बोली 4 साल हो गए। और एक्चुअली क्या हुआ ना, ये केस जब मैंने ली तब कैमरा मेरा नया था और मुझे उसकी सेटिंग्स वगैरह कुछ पता नहीं थी। तो फिर क्या हुआ, केस का है ना आवाज मीन्स बहुत इको हुआ है इसका। तो और फिर 4-5 टुकड़ों में भी हुआ, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि रिकॉर्ड हो रही है कि नहीं हो रही, इसलिए 4-5 इसकी वीडियो बन गई। वैसे तो सब वीडियो का मैंने डाला है, लेकिन आप लोगों ने क्यों वाई नहीं पूछा है पेशेंट का। मैंने बार बार पूछा आप लोगों से कि क्यों ऐसे करती है, पूछो क्यों ऐसे करती है, किसी ने नहीं पूछा मुझे। सुनो अभी केस। इसके स्टोन बनते हैं। मैंने बोला तो ऑपरेशन क्यों नहीं किया? तो ये बोल रही है ये गोली से अगर ठीक होता है तो ऑपरेशन की क्या जरूरत है फिर? मैंने बोला क्या टेंशन आया ऑपरेशन करने के लिए? बोला इसका टेंशन ज्यादा आया क्या? तो ये बोल रही है ये बार बार हो रहा है ना। तो मैंने बोला ये बार बार हो रहा है, इसका टेंशन नहीं है, लेकिन आपको ऑपरेशन करने के लिए बोला, इसकी वजह से गोली लेने के लिए आए क्या आप? देखो, जब भी हमारे पास जब भी हम लोग केस टेकिंग करते हैं, इस केस में केस टेकिंग का बहुत बड़ा रोल है। तो केस टेकिंग जब हम लोग करते हैं तो तुरंत कौन सी भी रेमेडी पे नहीं आने का। हमें लगा कि कम्युनिकेटिव लग रही तो तुरंत कम्युनिकेटिव मत लगाओ। मैं हमेशा बोलती हूँ जेस्चर के रूबिक भी लगा नहीं तो वो वर्ड के साथ भी आना चाहिए जेस्चर, और वो मीन्स आगे भी केस में मैच होना चाहिए।
जैसे कि हमें पूरा हाथी देखना है, हाथी की सिर्फ पूंछ वगैरह नहीं देखनी, तो आप लोगों ने पूरा हाथी नहीं देखा तो पूरा हाथी देखो। अभी देखो, मुझे भी ऐसे लगा था ये पेशेंट स्ट्रेमोनियम होगी, क्योंकि किसी ने बोला कि मैडम मुझे बोला है ऑपरेशन करने के लिए, फिर मेरे पास आई। तो बहुत बार हमें रूटा, कैलकेरिया, स्ट्रेमोनियम ऐसे रेमेडीज लगेगी, लेकिन हमें पेशेंट ऐसा क्यों कर रहा है, वाई जो है पेशेंट को ये पैथोलॉजी आई ही क्यों है, ये हमें सोचना है। और फिर बाद में हमें वैसे उस तरह से हमें टेस्ट की आगे बढ़ानी है। देखो, मैंने पेशेंट को ऐसे क्लियर कट बोला है कि बार बार हो रहा है, इसकी वजह से आप मेरे पास आए हो, कि आपको ऑपरेशन बोला है इसकी वजह से आपके पास आए हो। उसने क्या आंसर दिया, क्या आंसर दिया उसने? मैंने बोला ऑपरेशन का डर लग रहा है क्या, उसने तो उसने आंसर उसने बोला कि गोली से अगर ठीक हो जाए तो ऑपरेशन का क्या जरूरत है। बराबर। तो ऐसे बोलने वाले बहुत सारे लोग हमारे पास नहीं आने वाले। तो जो हम लोगों को ये पिक्योरिस जो लगते वो बाजू में लिख के रखो कि ये पेशेंट ऐसे बोला। हर पेशेंट ऐसे नहीं बोलता है। हमें समझ आया यहाँ तक केस टेकिंग? और पहले 2 मिनट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो हमेशा बोलती हूँ आप लोगों को, पहले 2 मिनट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक तो थोड़ा सा मुझे समझ में आया था। आगे चलते यहाँ तक सबको समझा? मनी इश्यूज, ओके, ऑब्जेक्टिव रीजनेबल, ओके। तो हमारे दिमाग में वो चीजें चलनी चाहिए। मनी मनी मैटर्स होगा क्या, ऑब्जेक्टिव रीजनेबल होगी क्या ये पेशेंट, और क्या क्या हो सकती है, वो हमारे दिमाग में चलना चाहिए तुरंत। और उसका आगे क्या बार बार पेशेंट कौन सी चीज आ रही है उसके रिलेटेड, वो समझा तो पेशेंट पकड़ में आ गया, है ना। तो मैं इसको दिखाती थी ऑपरेशन में से, डॉक्टर बोले कि इतना खराब भी नहीं कि इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। और मैं दवाखाने में भी गई थी। एक दवाखाने में जाने के बाद वो 5-6 महीने तक मुझे आया ही नहीं था। लेकिन अब इस बार मैं गई तो डॉक्टर बोले कि नहीं, आप क्या करो, आप ऑपरेशन ही करवा लो अब इसका। तो मुझे सेम भी हो रहा था ये, लेकिन इस बार ऐसे हुआ ना कि टॉन्सिल से वो हाथ लगा कर दिखा रहा है, ये यहाँ से यहाँ हो रहा है, और मुझे वो ऐसे लंप भी लग रहा है, ऐसे बोल रही है। तो मैंने पूछा जब क्यों ऑपरेशन मिस क्यों मेरे पास आई है, हम पेशेंट हमारे पास क्यों आता है, जिस पेशेंट को ऑपरेशन बोला है वो होम्योपैथी में क्यों आता है ना। हाँ सर, वो कुछ तो किया है। कल मानिक सर ने डाला था ना सर, आपने लिंक डाला था ना ग्रुप में, वो कैसे डाला था? मानिक सर डाल सकते हैं सर लिंक। सर मुझे मैं डाल रहा हूँ नहीं तो मुझे भेजो। आप भी मानिक सर भेजिए सर आप। आप करो। हाँ, आप डालिए। हाँ, मैं कहाँ पर थी? हाँ, ऑपरेशन करने के लिए बोला था। वो क्या बोल रही थी कि एक डॉक्टर के पास गई थी तो उन्होंने बताया था कि ये इतने खराब भी नहीं हुई थी ऑपरेशन करना पड़े। वो तो पहले ऐसे बोले थे, लेकिन अब क्या बोल रहे हैं कि अभी निकालना पड़ेगा। तो जब भी पेशेंट हमारे पास आता है तो हमारे पास आने के बाद मीन्स कभी भी ऑपरेशन कर, कोई भी पेशेंट ऑपरेशन करने के लिए जा रहा है और होम्योपैथी के पास अगर आए तो हमें ये समझना है, हमें ये समझ के लेना है कि क्यों हमारे पास आया है ना, उसका वाय हमें समझना है। तो मैंने यही पूछा उसको, तो ये बोली कि अगर इस गोली से ठीक होता है तो ऑपरेशन की क्या जरूरत है, यही इसका आंसर। तो बोले उसके बाद में मुझे आती है, मतलब लिम्फ नोड एनलार्ज होते हैं, तो वो हुआ होगा इन्फेक्शन की वजह से। ये बोल रही है अभी मैंने क्या किया, 2 दिन पहले गोली खाई थी तो उसकी वजह से उसका पेन कम है। तो मैंने पूछा कि कितने दिन में ये गोलियां लेनी पड़ती है, तो बोली 2-3 महीने में एंटीबायोटिक से शॉर्ट इसको लेनी पड़ती है। और अब इस बार जरा ज्यादा ही हो गया। तो फिर मैंने बोला फिर ज्यादा हो गया तो फिर डर लग रहा है क्या? तो हंस रही है, दूसरी तरफ देख के बोल रही है ऐसा नहीं है, लेकिन अब डॉक्टर ने ऑपरेशन का बोला ना, उसके बाद डर लगने लगा मुझे। मैंने बोला ऑपरेशन का डर क्यों लग रहा है? तो देखो, अगर हमें स्ट्रामोनियम देना है तो यहाँ पर अफेक्टेशन लग सकता है, लेकिन आगे की स्टोरी अफेक्टेशन की नहीं है ना, मतलब स्ट्रामोनियम की नहीं। ये क्या बोल रही है? मैंने बोला डर लग रहा है क्या ऑपरेशन? हाँ डर तो लग रहा है, लेकिन डॉक्टर ने तो बोला है ना ऑपरेशन करने के लिए। मुझे हर एक को अलग अलग रहता है ना, मतलब ऑपरेशन का डर, मतलब तो ये बोल रही है वो। देखो, जब भी हमें कोई भी रेमेडी देनी है तो हर एक का डर अलग रहेगा।
मीन्स हर एक का हैप्पीनेस अलग रहेगा, हर एक का दुख अलग रहेगा। वही पीक्यूआरए से हमारे पास जब पेशेंट आएगा तो हमें वो पूछना है कि तुझे ऑपरेशन क्यों नहीं करना है, मतलब डर क्यों है, किस बात की डर है कि तुझे ऑपरेशन नहीं करना, ये पूछो, स्पेसिफिक पूछो पेशेंट को। डर का नहीं, लेकिन अगर ये नहीं ठीक हुआ तो ऑपरेशन तो करना ही पड़ेगा ना। क्या बोल रही है, ये डर की कोई बात नहीं है, लेकिन ये ठीक नहीं हुआ तो ऑपरेशन तो करना ही पड़ेगा। हेलो, यहाँ पर अलग लगा कुछ? ऑब्जेक्टिव रीजनेबल लगा मैडम। ऑब्जेक्टिव रीजनेबल लग सकता है, यस परफेक्ट। और क्या लग सकता है, और बहुत सारी चीजें लग सकती है, क्योंकि एक रूब्रिक, एक से पे हम लोगों को बहुत सारे रूब्रिक्स लग सकते हैं, तो लिख के रखो फिर ऑब्जेक्टिव रीजनेबल बाजू में। और क्या हो सकता है ये भी सोचो। तो चूजिंग अभी लेजर रिवील्स तो हो सकता है क्या मैम? क्या क्या? चूजिंग लेजर रिवील्स हाँ हाँ, ब्रायोनिया का। नहीं नहीं, ब्रायोनिया नहीं है, चूजिंग विंडो वाला ना। हाँ नहीं, एस्केप तो नहीं कर रही है ना ये एक्चुअली। और ब्रायोनिया का वैसे आगे चल के तो कुछ भी नहीं बोला इसने, तो ब्रायोनिया नहीं है। और हेलो मैम, हाँ कॉन्ट्राडिक्टरी एक्शंस टू द कॉन्ट्राडिक्टरी, मतलब उसकी इच्छा नहीं है, करना पड़ेगा, ऐसा वो रूब्रिक आएगा। हाँ, लेकिन वहां पे सर हाउ ऑफ द पेशेंट भी हमें देखना है। अब ये हाउ कैसे, आपने वीडियो देखा सर, इसीलिए मैंने वीडियो डाला है सुबह। वीडियो देखो पेशेंट का, पेशेंट को ऐसे कॉन्ट्राडिक्टरी में हमारे, जब हमारे मन के खिलाफ कोई चीज होती है तो हमारा हाउ जो होता है वो चेंज होता है। मतलब हम तो थोड़े से इरिटेबल होंगे, गुस्सा होंगे, या फिर हम लोग थोड़े से लैमेंट करेंगे, है ना। यस मैम, जब यस मैम। हम तो ऐसा कुछ लगा हाँ, इस मुझे लगा इसका थॉट बहुत क्लियर है। थॉट बहुत क्लियर है, मुझे ऐसा लगा कि अगर दवाई से ठीक नहीं होगा तो ऑपरेशन तो करना ही पड़ेगा। वो एक्सेप्ट कर रहा है। एक्सेप्ट कर रही है, यस सर यस सर। और वॉइस इको नहीं हो रहा है ना, क्योंकि माइक उधर रखा है मैंने। नहीं मैम, साउंड क्लियर है, साउंड क्लियर। और क्या लग रहा है, देवाशीष सर को क्लियर लग रहा है वो। आगे मैम चले ये फिर। फिर हेल्पलेसनेस भी है? हाँ सर, हेल्पलेस भी है ये लेडी, वैसे थ्रू आउट उसकी जिंदगी हाँ में भी वही। हेल्पलेस है सर वो। अगर हम लोग यहाँ पे लगाएंगे तो बाकी की जिंदगी में भी हेल्पलेस है, उसकी सास कैसी है, देखो ना, है ना। ओके। तो ऐसे दो जगह यस पर मैम। अगर रूब्रिक लग रहा है तो हम लोग ले सकते हैं सर। वेरी गुड सर, बहुत अच्छा। और और किसी जी को बोलना है? जी मैम, सभी लोग ज्यादा से ज्यादा इंटरेक्शन कीजिए। लाइव केस टेकिंग हो रहा है, बहुत अच्छी लर्निंग होगी, और खुद ब खुद करेक्ट भी करेंगे हम कि कहाँ कहाँ हम मिस्टेक कर रहे हैं केस टेकिंग में। तो प्लीज सभी ज्यादा से ज्यादा इंटरेक्शन कीजिए, रिस्पॉन्ड कीजिए। जी मैम। हाँ, अभी आ रहा है मेरी आवाज? थोड़ा सा यस मैम। कॉल आ रहा है बार बार। हाँ, तो केस टेकिंग तो मेन इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हम लोगों को लगता है स्टेमोनियम में कैलकेरिया है, रूटा है, पर लेकिन हमें वो पूरा पूरा पता होना चाहिए, पूरा मीन्स स्टार्ट से एंड तक पेशेंट क्या है। जब तक हमें उसका व्हाई नहीं समझता ना, तब तक पेशेंट को नहीं छोड़ने का। चलो आगे चलते। थोड़ा सा आंसर दीजिए। कि वो जो पहला पेशेंट था उनका नाम बोला, उन्होंने मुझे आपके पास भेजा है, उनको भी ऐसा ही तकलीफ था, तो फिर मैंने उसको थोड़ा सा ये बताया कि हम देखो, बहुत बार हम लोग कहाँ पे गलती कर देते हैं। ऑब्जेक्टिव रीजनेबल बहुत डेंजरस रूब्रिक है, तुरंत मत लगाओ। और इम्प्रेशनेबल, अगर इम्प्रेशनेबल नहीं होंगे पेशेंट तो हमारे पास कोई नहीं आएगा, ये याद रखो। क्योंकि किसी ने बताया इसका ऑपरेशन होने वाला है, ऑपरेशन टालना है उसको, तो हमारे पास तो वो आएगी ना। तो ऐसे केसेस में बहुत बार हम लोग इम्प्रेशन में अटक जाते हैं, ऑब्जेक्टिव रीजनेबल में अटक जाते हैं। तो ये दो रूब्रिक बहुत डेंजरस है, तुरंत मत लो, प्रिस्क्राइबिंग मत लो।
समझ आया? इस केस में ऑब्जेक्टिव रीजनेबल भी नहीं है और इम्प्रेशनेबल भी नहीं है, वो छोड़ दो। समझ आ रहा है? कोई कोई तो इंफॉर्मेशन देने वाला है, कोई किसी को बताने वाला है, आने वाला है ना। तो हम लोग वैसे अगर हर एक पेशेंट को लगाएंगे तो फिर हम लोगों का वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम नहीं रहेगा, हमारी रेमेडीज कम हो जाएगी, और कम रेमेडीज होंगी तो हमारा सिमिलियम नहीं हिट बैठेगा। तो ये 2 रूब्रिक्स लगाते वक्त, फ्रिवलस, ऑब्जेक्टिव रीजनेबल, कैरी डिजर्व टू बी कैरिड फास्ट, ऐसे जो रूब्रिक्स होते हैं ना, इसमें ज्यादा अटको मत। पेशेंट को समझो पहले, पेशेंट का व्हाई समझो पहले, फिर व्हाट हाउ समझो, लेकिन व्हाई बहुत इंपॉर्टेंट। व्हाई समझो। इस केस में दोनों नहीं, दोनों रूब्रिक नहीं है। अरे जो मेडिसिन रहते हैं वो स्वभाव के ऊपर रहते हैं। पेशेंट को बीमार के बारे में क्या लगता है, डर लगता है, कैसा है आपका स्वभाव, इस पर रहता है। तो फिर ये बोल रही है मैं पेशेंट को हमें हर बार बताना पड़ता है, ऐसे नहीं होता है कि पेशेंट को सब कुछ पता होता है, क्योंकि हमारे इधर पैसे ज्यादा होम्योपैथी नहीं लेते, तो हर पेशेंट को मुझे ये एक्सप्लेन करना पड़ता है कि हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन कैसी दी जाती है, हमें स्वभाव पूछना है, फियर पूछना है, या फिर आपको आपके डिसीज के बारे में क्या टेंशन आता है ये पूछना है। ऐसा मुझे जब मिलेगा ना आंसर, उसके ऊपर मैं मेडिसिन देती हूँ। ऐसे पेशेंट को हमें मीन्स हमें पेशेंट को ये थोड़ा सा ट्रेन करना है ऐसे। मेरा एएनएम या जीएनएम कुछ हुआ है, और अब मैं जॉब भी कर रही थी। मैंने अब जॉब छोड़ा है क्योंकि छोटी बच्ची मेरी, छोटी तो मैंने कितने साल की थी, पूरी 3.5 साल की छोटी, और बड़ी 7.5 साल की। हस्बैंड, मैंने बोला हस्बैंड क्या कर रहे, तो बोले वो पार्सल का काम करते हैं। फिर आईपीआर में घुसो, और उसने खुद ही बोला कि मैं नर्स हूँ, मतलब इसका एएनएम हुआ है। तो फिर एएनएम हुआ है लेकिन उसने जॉब छोड़ दिया है, मतलब एएनएम हुआ है, मतलब हमें ऐसे लगता है कि वो जॉब करती है क्या, तो नहीं। इसकी छोटी बच्ची 3.5 साल की और बड़ी बच्ची 7.5 साल की। जब से इसकी बच्ची हुई है उस वक्त से ये जॉब नहीं कर रही। और मैंने बोला फिर तेरी बच्ची छोटी, इसकी वजह से तूने छोड़ा क्या? तो इसने जॉब छोड़ा है, और इसका जो हस्बैंड है वो पार्सल देते ना, कुरियर आते हमारे, पार्सल आते, तो वो देने का काम करते। मतलब सोचो, अगर कोई पार्सल वगैरह दे रहा है आजकल के जमाने में, उस पर गुजारा हो सकता है क्या? डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट। डिफिकल्ट है ना थोड़ा। तो घर की जो एएनएम हुई जो लड़की है, वो तो हाथ पैर मारेगी ना, हाथ पे तो काम करने की कोशिश करेगी। तो मैंने इसलिए मेरे दिमाग में आया कि तू जॉब नहीं करती क्या, तो बोली नहीं, छोटी बच्ची मेरी 3.5 साल की, इसकी वजह से मैं जॉब नहीं करती। मैंने बोला घर में सास नहीं थे संभालने के लिए, बोली है लेकिन मुझे उसकी केयर करनी पड़ती है, मुझे उसको संभालना पड़ता है। सास बोली उस वक्त कि तू जॉब पे मत जा, तू घर पे रह, इसलिए मैं घर पे रह गई ऐसे। जॉब तो बोले हाँ। तो वो वही बोल रही कि टॉन्सिल जो रहते हैं ये इम्यूनिटी के लिए अच्छे रहते हैं, इसलिए मैं ऑपरेशन नहीं कर रही थी। तो ये बोल रही ऑपरेशन क्यों नहीं करना है, समझ में आया क्या अभी? ये क्या बोल रही है, टॉन्सिल्स जो होते हैं ये इम्यूनिटी के लिए अच्छे होते हैं, उसकी उससे हमारी इम्यूनिटी अच्छी रहती है, इसकी वजह से मैं टॉन्सिल नहीं निकाल रही। समझ आ रहा है? ये थ्रू आउट क्लियरिटी है देवाशीष सर, ये क्लियरिटी है, ये बहुत क्लियर है। इसके दिमाग में सब चीजें क्लियर है, कहाँ जाना है, कौन सी ट्रीटमेंट लेनी है, कौन सी गोली लेनी है, ऑपरेशन क्यों नहीं करना है, ये सब क्लियर है इसके दिमाग में। ये प्रतिकार के ये समझा क्लियरिटी, ये मेरे दिमाग में ये क्लियरिटी चल रहा था थ्रू आउट। मैं सोच रही थी ये कितना क्लियर है ना ये लेडी। तो ये आप लोगों को समझ आ रहा है ये क्लियरिटी? यस मैम। अच्छे रहते, लेकिन वही खराब हो गए तो फिर हम लोग क्या कर सकते? फिर से वही, ये क्या बोल रही है, ये क्या बोल रही है कि ये टॉन्सिल ही खराब हो गए, तो फिर हम लोग क्या करेंगे इम्यूनिटी का, फिर इम्यूनिटी कैसे आएगी ना। बहुत क्लियर है ये। ना ऐसे बोल रही है। मैंने बोला आईपीआर में कौन बोल रही है? सासू माँ, हम तीनों, तो हमारा गाँव भी शेवगांव है ऐसा। तो मैंने बोला जॉब छोड़ आईपीआर में पूछा तो पहले सासू माँ, हस्बैंड और इसकी लड़की और दिया है, तो फिर मुझे घर पे अच्छा लगता है क्या, मतलब बोर नहीं होता है क्या? तो बोली नहीं, कुछ तो चालू ही रहता है, कुछ और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स रहते हैं उसकी तैयारी करती है। ये बोल रही है अब
देखो मैंने सोचा कि अभी दिन भर घर में रह के क्या करेगी, क्योंकि देखो कोई जॉब करने वाली औरत घर पे रहेंगी तो उसको मीन्स करमत नहीं, मीन्स हम लोग क्या बोलते हैं, अच्छा नहीं लगता है उसको अगर घर पे बैठेगी तो ये बोल रही नहीं नहीं ऐसे कुछ नहीं है, घर में कुछ ना कुछ तो चलता ही रहता है ना, ऐसे बैठ के थोड़ी रहती हूँ मैं। घर का काम होने के बाद मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रही हूँ, वो पुलिस भर्ती की भी तैयारी कर रही है, वो 5 किलोमीटर या 25 किलोमीटर ऐसे कुछ दौड़ती है, ऐसे कुछ बोल रही थी, एक वीडियो में है वो। ठीक है, मैं कहीं पे जॉब ढूंढ रही हूँ तो मैं जॉब करूंगी, लेकिन नर्सिंग का नहीं करूंगी, मुझे एएनएम का कुछ लग रहा है, ऐसे बोल रही है। तो मैं दूसरा ये क्या बोल रही है कि मैं जॉब करूंगी लेकिन मैं ना एएनएम जेएनएम ये जॉब नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि क्या होता है अभी पेमेंट कम है ना उसमें, तो उसमें पेमेंट कम आता है तो मैं दूसरा जॉब ढूंढ रही हूँ, या फिर मैं अभी ऐसे करूंगी कि वो भर्ती रहती तो उसमें भर्ती हो जाऊंगी। यहाँ पे भी क्लियर है वो। यस मैम। जॉब करूंगी ऐसा। ये रूब्रिक छूट ही नहीं रही था मेरे से, इसलिए मैंने आगे गई मैं 4-5 वीडियो, फिर भी वो उसका घर का कुछ बता ही नहीं रही थी। मैंने बहुत खींचा इसको, फिर बाद में जाके वो बोली कुछ। तो फिर मैंने बोला ये अभी तेरे बच्चे 3.5 साल के है, उसके पहले ही स्टार्ट हुआ है क्या ये प्रॉब्लम? तो हाँ, ये बोल रही हाँ डिलीवरी के पहले हुआ है मुझे ये। क्या हुआ ना कि कोरोना था ना, तब तो कोरोना में मैंने घबरा के वो काढ़ा पी लिया, मैं काढ़ा पीती थी। देखो इसको कोरोना में प्रॉब्लम हुआ, वो फिर मीन्स डिलीवरी के पहले ही से प्रॉब्लम हुआ है। और ये जो इंसिडेंस एक हुआ था इसकी ननद का, मतलब सिस्टर इन लॉ का, वो डिलीवरी के टाइम हुआ था। मतलब इसका जो स्टार्ट था वो टॉन्सिलाइटिस का वो पहले ही शुरू हुआ है, मतलब घर में पहले ही कुछ तो प्रॉब्लम है, ये समझो। समझ आ रहा है? घर में पहले ही कुछ तो प्रॉब्लम है, फिर उसको प्रेगनेंसी रही, और प्रेगनेंसी में जाने के बाद वो डिलीवरी में जब गई तो डिलीवरी में जाने के बाद एक इंसिडेंस ऐसा हुआ कि उसके ननद को कुछ अच्छी सी साड़ी नहीं दी, और उसके बाद इसको टॉन्सिलाइटिस वगैरह सब प्रॉब्लम चालू हुए। मतलब पहले ही था इसको, ये मतलब हम लोग बोलते हैं ना कि वो सीड था इसके इसमें ऐसे। और उसके बाद मुझे स्टार्ट हुआ तो स्टार्ट ही हुआ ये प्रॉब्लम। तो फिर मैंने बोला इतना क्यों लिया, तो बोले घबरा के ही लिया, मुझे इतना खांसी भी नहीं हो रहा था, लेकिन लोगों का सुन के ही मैंने वो स्टार्ट कर दिया। देखो यहाँ पे भी थोड़ा सा क्लेरिटी है, ये क्या बोली, मैंने घबरा के ही ले आई, मुझे कोई इतना तकलीफ भी नहीं था, मुझे बहुत थोड़ी खांसी थी फिर भी मैंने घबरा के ली, थोड़ी खांसी थी ये क्लियर था इसको। मैंने बोला तू ड्यूटी पर जाती थी क्या? बोली नहीं ड्यूटी पर भी नहीं जाती थी। मैं बोला क्यों लिया फिर तूने ये? हंस रही है। ये बोल रही ऐसे मुझे लगता है कि ये काढ़े से ही मेरे में हीट बढ़ गई होगी ऐसे। देखो ये हीट भरना ये वगैरह ये रूब्रिक है ना, थोड़ी सी सुपरफिशियल जाते हैं। पहले तो वही नहीं समझ में आ रहा था मुझे, इसलिए मैंने ये डिलूजन इंजुरी वगैरह कुछ नहीं लिया मैंने। मैं उसको पूछती गई और लास्ट में मुझे समझा कि ये रेमेडी क्या है। ये फर्स्ट वीडियो का ट्रांसलेशन है, सेकंड का डालती। तो अब क्या हुआ ना, इसके वो 2-5-6 वीडियो हुए कट 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 करके। फिर मैं वैसे बता देती हूँ। इसने फिर थोड़ी सी और हिस्ट्री दी, क्योंकि मैं उसे पूछती रही थी तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था ये रेमेडी खुद से। तो मैंने उसे पूछा कि पूछती रही तो उसने बोला कि मेरे हाथ पे ना टेढ़े मीन्स होते हैं ना, एकदम स्टिफ हो जाते हैं ना हाथ पैर, तो वैसे मेरे स्टिफ हो जाते हैं। देखो बहुत बार केसेस में हमें बहुत सारे ट्रैप मिलेंगे, लेकिन वो ट्रैप में हमें नहीं फंसना है। हाथ पैर टेढ़े हो जाते हैं मतलब सिर्फ हिस्टेरिकल ही होगी, सिर्फ पेनिंग वाली होगी, ऐसा नहीं होता है। हाथ पैर टेढ़े कब होते हैं? मसल स्टिफ हो जाते हैं ना हमारे, कब होते हैं मसल स्टिफ्स हमारे? हेलो मैम, टिटेनी में कैल्शियम डिफिशियंसी में होते, क्यूप्रम डिफिशियंसी में, मैग्नीशियम फॉस्फेट डिफिशियंसी में होते। और एक हम लोग जब बोलते हैं ना फाइट फ्लाइट रिस्पॉन्स जो रहते हैं ना, हम लोग जब घबरा जाते हैं वहां पर भी हम लोग एकदम स्टिफ हो जाते हैं ना। यस मैम। हेलो, हम लोग जब यस मैम। घबरा तब हम लोग बहुत स्टिफ हो जाते हैं ना। शॉक तो शॉक में।
शॉक में जाते हैं, यस शॉक में जाते हैं, या फिर फियर भी होता है ना सर, हम लोग जब डरते हैं तब भी हम लोग एक स्तब्ध हो जाते हैं, एकदम स्टिफ हो जाते हैं। हाँ हाँ तो ये पेशेंट के साथ ऐसे होता है, ये समझो। हर बार ऐसे नहीं होगा कि जब हम लोग मतलब क्या बोलते हैं हम लोग हिस्टेरिकल होंगे या फिर हम लोग फेनिंग में जाएंगे तभी हम लोग स्टिफ होंगे, वैसे नहीं होता। हम लोग कभी कभी बहुत डर जाते हैं, सामने से अचानक कुछ आ जाएगा ऐसे, तो हम लोग तब भी हम लोग स्टिफ हो सकते हैं। समझ आ रहा है? तो पेशेंट को ऐसे मत समझो कि ये रेमेडी हो मीन्स ऐसे ये रूब्रिक हो सकते हैं। मसल टेंशन फ्रॉम स्ट्रेस और एंजाइटी, स्ट्रेस होगा एंजाइटी होगी तब भी हम लोग मसल हमारे टाइटनिंग हो सकती है। और फाइट और फ्लाइट स्टेट जो होती ना तब भी हम लोग स्टिफ हमारे मसल्स टाइट हो जाते हैं। ऐसे गूगल किया था मैंने तो तब मिला था मुझे। तो ये पेशेंट का ऐसे होता है। समझ आ रहा है? ये पेशेंट हेलो का ये मैम। समझा क्लियर? हाँ मैम, हाँ हेलो, ये समझ में आया मैडम, लेकिन वो जो जो एलिमेंट था उसका ना, वो ननन से क्या हुआ, एक बार प्लीज समझाइए ना, एक एक दो सेंटेंस में हाँ वो, सर, आगे है प्लीज। सर, आगे है सर वो। ये स्टिफनेस का समझा ना आप लोगों को, जब ये डर जाती है इसका कब कब हुआ है मैंने पूछा तो ये क्या बोली, जब जब झगड़े होते तभी ऐसे होता है ना इसको। मतलब इसके सास के साथ जब झगड़ा होता है तो ये डर जाती है, उसके बाद इसके मसल स्टिफ हो जाती है। समझ आ रहा है? ये हिस्टेरिकल फीलिंग सब समझा क्यों नहीं है? यस यस मैम। बोला कितने बार हुए थे? बोली 4-5 हुए, 4-5 बार ऐसे स्टिक हुए थे मेरे हाथ पे। हाँ, और ये स्टिक उसने कब बताया? मैं बोलती ये बोली कि जब झगड़ा होता है ना तब होता है। मैंने बोला जब भी ऐसे स्टिक हुई ना हाथ पे जब कड़क करती हूँ तो जब भी झगड़ा हो उसके बाद ही हुए है? तो बोले हाँ उसके बाद ही हुए, मतलब इतने बार झगड़ा हुआ है। तो ये बोल रही है कि ब्लड इन्वेस्टिगेशन भी केस है लेकिन उसमें भी कुछ आता नहीं है। तो फिर मैंने बोला तेरा ऐसे झगड़ा होता है तो घर वाले तुझे तो बोलते ही नहीं होंगे फिर? ये बोल रही, मैंने बोला कि सासू माँ वगैरह तो कुछ बोलती नहीं होगी? तो बोल रही नहीं ऐसा नहीं। देखो ये क्लियर किया मैंने उसको, फेनिंग मैनिपुलेशन ये सब चीजें। अगर ये ऐसा स्टिफ होता है तो फेनिंग वाली जो रेमेडी रहेंगी या फिर मैनिपुलेशन वाली रहेंगी या फिर टेरेंटुला रहेगी, तो फिर इसको नेक्स्ट टाइम इसको आईपीआर डरेगा ना, यस मैम। इसको नहीं बोलना है। ऐसे हुआ कि इस केस में, लेकिन ये बोली नहीं ऐसा तो नहीं होता है कुछ, डरते नहीं मुझे घर वाले। मैं अगर बोली तो वो ज्यादा होता है इसलिए मैं ज्यादा बोलती नहीं। उल्टा क्या करती है ये तो बोली मैं अगर ज्यादा बोलूंगी तो झगड़ा और बढ़ता है। फिर से क्या है फिर से क्या है ये फिर से क्लैरिटी ऑफ माइंड। क्लैरिटी इसकी, तो झगड़ा करेगी तो फिर वो बढ़ जाएगा, इसलिए झगड़ा ही ना करो। समझा? क्या मोरल नहीं है ये। बहुत सारे लोगों को ये मोरल्स लगा ना, तो ये मोरल्स नहीं है। मैं झगड़ा करूंगी तो झगड़ा बढ़ेगा, और झगड़ा बढ़ेगा तो तकलीफ किसे होगी? मुझे ही होने वाली। सामने वाले को कुछ तकलीफ नहीं होती, मुझे होने वाली। ये बहुत क्लियर क्लियर लेडी है। थोड़ा फार अगर हो गया तो वो वही बोलते हैं ज्यादा। अगर और ऐसा भी होता है कि अगर मैं ज्यादा भी बोलूँ तो उसकी तकलीफ मुझे ही होती है। और अगर वो सासू माँ कुछ बोले तो फिर मुझे मेरे ही मन में ही मुझे तकलीफ होती है ऐसे। ये बोल रही है इसके। देखो ये क्या बोल रही है, जब सासू माँ मुझे बोलती है तो मुझे मेरे मन में ही तकलीफ होती है। ये बोलती है क्या, सासी माँ को बोलती है क्या कुछ भी? इसने सासू माँ के बारे में बुरा कुछ भी बोला पूरे केस टेकिंग में? नहीं नहीं मैम। ये भी समझने वाली बात है। इतनी सासू माँ इसको मीन्स साड़ी भी लेने नहीं देती है सासू माँ, फिर भी सासू माँ के बारे में एक शब्द उसने बुरा नहीं बोला, एक भी वीडियो में नहीं बोला। तो कैसी औरत होगी ये? हार्मनी डिजायर फॉर। लेकिन हारमोनी में दो लोगों के झगड़े होते तब हम लोग बीच में पड़ते हैं ना सर।
हम्म। इसके साथ नहीं होता झगड़ा। ये मैम ये किसी एक के तो साथ नहीं मोरली कंटेंटेड है। स्ट्रांग हो सकता है, एक तो मोरली स्ट्रांग हो सकता है और पोलाइट भी हो सकता पोलाइट हो सकता कंटेंटेड है। है मैडम लेडी। पोलाइट अरुण भाऊला सांगा इथे खट्टा पडायला लागला मी नुसतं. जानी सरांचं माईक, या सगळे जण माईक बंद करा आणि एक एक बोला आता। मैम इतना होने के बाद इसने अपने मदर इन लॉ के बारे में कुछ नहीं बोला है, तो मैम ये कंटेंटेड लग रही है लेडी कि मतलब मैं अपना देखूं, जो मेरे हस्बैंड कह रहे हैं उनका कहना मान लूं कि मेरे सासू माँ खुश रहें। नहीं नहीं, कंटेंट में ऐसा नहीं आएगा ना। लेकिन बेबशी सर क्या बोल रहे हैं? डिग्निफाइड हो सकती है मैडम, डिग्निफाइड। लेकिन डिग्निफाइड लेडी ऐसी घर में बैठ के रहेगी क्या सर? और ट्विस्ट है फिर। ये उसकी सास उसको एक साड़ी भी लेने नहीं देती, ऐसे वो चुप सहन करेगी। और डिग्निफाइड, लाइक एक्चुअली डिग्निफाइड भी क्या ऐसे लेते हैं कि जहां पर सिचुएशन इनडिग्निफाइंग हो वहां पर पेशेंट डिग्निफाइड होता है। मतलब कोई अगर किसी का अपमान कर रहा है तो वहां पे वो दिखाए कि नहीं मेरा अपमान हो रहा है, वो डिग्निफाइड सिचुएशन, डिग्निफाइड मोड में जाएगी। समझ आ रहा है सर? तो ऐसा यस मैम, कुछ नहीं है ना इसमें। यस मैम। देखो ये हस्बैंड के बारे में भी कुछ बोली क्या? हस्बैंड कुछ बोलता नहीं। मेरी सास को कितने कितने औरतें बोलती है यार ये इसके मम्मी का ये ऐसा है वैसा है, कुछ मेरा सुनता ही नहीं, हस्बैंड मम्मी का ही सुनता है, ऐसा कुछ भी नहीं बोली ये। और इसके घर वाले कैसे हैं? सुन के भी उसको तकलीफ देते हैं ना। इसकी सास तो इसको तकलीफ देती है, ऐसे इसका मानना है। मतलब इसका नहीं मानना है, हमारा मानना है वो, इसका नहीं मानना कुछ। तो फिर ये ऐसे ऐसे लोगों के साथ रह रही है और खुशी खुशी रह रही है। क्या है फिर रुब्रिक? माइल्ड है फिर, क्या क्या? माइल्ड। माइल्ड, ओके। और इंडिफरेंस है वो, इंडिफरेंस। कंप्लाई टू विशेस ऑफ अदर्स हो सकता है क्या मैम? है। नेचर लव, नेचर लव है ये नेचर लव है। ये सिर्फ दे रहा है, जितना भी तुम मारो, जो भी कुछ करो, लेकिन इसका बदले में ये सिर्फ दे रहा है, मतलब अच्छी चीज दे रहा है, मन में कोई ये नहीं है। बराबर है, ये नेचर लव है। अगर नहीं समझ आ रहा है तो छोड़ दो, हम लोग आगे बढ़ेंगे। नहीं लिए रूब्रिक तो भी रेमेडी आने वाली है। ऐसे 2 या 3 ही रूब्रिक्स में बताऊंगी, उससे 2 ही रूब्रिक्स में रेमेडी आउट हुई थी। तीसरे रूब्रिक मैंने सीटीक्यू किया, रेमेडी आउट हुई। चल आगे चल। पहले मुझे कभी भी टॉन्सिल का ऐसा तकलीफ नहीं हुआ है। मैंने बोला कितने 2-3 साल में हो रहा है, तो बोले हाँ ये कोरोना के टाइम से ही हो रहा है। तो फिर मुझे अभी तो ये समझ में आ रहा है कि झगड़ा तो हो रहा है। तो फिर मैंने बोला कि क्या होता है घर में? ये बोल रहे कुछ नहीं, ऐसे छोटा मोटा ही होता है। तो मैंने बोला वो जो छोटा मोटा है ना वही मुझे बता। मैंने उसको फिर से खुद के पूछा। देखो अभी थोड़ा सा ये बोल रही कि नहीं झगड़ा तो छोटा मोटा ही हो रहा है। अभी इसकी सास इसको एक भी चीज लेने नहीं देती, ये छोटा मोटा है क्या? मैंने बोला छोटा मोटा ही बताओ मुझे, अभी मुझे छोटा मोटा भी चाहिए। फिर बाद में और ये तो छोटा मोटा नहीं, ये तो बहुत बड़ा है। मुझे समझा ये तो बहुत बड़ा है। देखो हमें सब चीजें सब लोगों की पसंद नहीं होती। अगर सब लोगों की सब चीजें पसंद है तो फिर हम आनंदी हैप्पी, हम लोग हैप्पी, हम बीमार नहीं गिरेंगे। मतलब कुछ तो है जो तुझे दुख दे रहा है। फिर मैंने बोला ठीक है, अभी आईपीआर में घुसते थोड़ा सा। तो मैंने बोला हस्बैंड का स्वभाव कैसा है? तो बोले अच्छा है। मैंने बोला सासू माई का मतलब मदर इन लॉ का? तो बोले उनका भी ठीक है। देखो मैंने उसको पूछा था जानबूझ के कि सासू माँ कैसी है, हस्बैंड कैसा है। तो हस्बैंड बहुत अच्छा है, सासू माँ भी ठीक है, लेकिन बुरी नहीं है। उनका सासू माँ का स्वभाव थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है,
लेकिन कुछ प्रॉब्लम नहीं है। हाँ थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है, लेकिन मुझे उससे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। हेलो, ये जो चीज है ना, ये रेमेडी है। सासू माँ का स्वभाव थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है, लेकिन मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं वो स्ट्रिक्टनेस से उनसे। उनके मन से हिसाब से किया तो कुछ प्रॉब्लम नहीं आता। हाँ, तो उनके अगर मन के हिसाब से सब चीजें की ना मैं, तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। ये भी क्लैरिटी भी है। और एक चीज है, मतलब मैंने बोला कि उनका सुनने का मतलब तो ये बोल रही है कि अगर उन्होंने बोला कि आपको जाना है तो जाओ, अगर वो बोले नहीं जाना है तो नहीं जाओ, बस। मैंने हाँ ये कितना क्लियर है। अगर वो बोले नहीं जाना है तो जाओ, नहीं तो नहीं। उनके हिसाब से किया तो झगड़ा ही नहीं होता है। बोला अगर उनके मन के हिसाब से नहीं हुआ तो फिर तो ये बोल रही है कि फिर तकलीफ होती है ना, झगड़े होते हैं। तो फिर मैं इस बात को फिर टालती ही हूँ। तो क्यों मैं झगड़े नहीं करती हूँ? तो अगर हुए झगड़े तो फिर मेरे हाथ पाँव जो है ना वो टाइट हो जाते हैं, जैसे स्टिफ हो जाते हैं। तो उस वक्त जब टेस्ट किए थे तो डॉक्टर ने बोले थे कि वो नॉर्मल है था। डॉक्टर बोलते 100% घर में कुछ तो झगड़े हुए, जैसे आपने पूछा ना वैसे उन्होंने भी पूछा था। मैंने बोला सबसे पहले कब हुआ था ऐसे हाथ पैर तेरे? तो बोल रही कि इतना मुझे ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन मुझे हाँ अभी ध्यान आया कि मेरी पहली जो डिलीवरी हुई थी ना तब ऐसे हुआ था। तो बोला क्या हुआ था? तो बोले ऐसे मेरी सिस्टर इन लॉ, उसके हस्बैंड की जो बहन आई थी, तो उसको वो बोले, इसकी सासू माँ बोले कि उसको अच्छी साड़ी भी मिल गई आपको। तो ये जो इसको स्टिफनेस का प्रॉब्लम कब टाइट कब होने लगा वो मसल्स उसके, तो वो पहले डिलीवरी हुई, उसको 7.5 साल हो गए, तब हुआ था एक इंसिडेंस। उसकी जो सिस्टर इन लॉ उसको देखने के लिए गई थी, लड़की हुई तब जाते हैं ना देखने के लिए, तो वो गई थी, लेकिन उसको जो साड़ी पसंद नहीं आई, तो उसकी सिस्टर इन लॉ ने इधर आके झगड़ा किया मम्मी के साथ, और मम्मी ने इसके साथ फोन पर झगड़ा किया पेशेंट के साथ कि आपने ऐसी साड़ी वगैरह ली, और उसको देखने के लिए नहीं, देखने के लिए गए ही नहीं वो डिलीवरी के बाद। बच्ची को भी नहीं देखा और इस पेशेंट को भी देखने नहीं गए। समझ आ रहा है? अभी समझा कॉन्फ्लिक्ट मीन्स उस वक्त क्या इंसिडेंस हुआ था? यस मैम। तो क्या लगा? ठीक है, थोड़ा सा इंसिडेंस सुनते फिर बोलो। तो फिर मैंने बोला दूसरी साड़ी देने की, तो फिर ये बोल रही कि नहीं वो उधर नहीं बोले, वो इधर आने के बाद सासू माँ को बोले ना मेरे ऐसे। तो मैंने बोला कि तुझे कब समझा फिर ये झगड़े वगैरह ऐसा ये सब? तो बोले फोन पर हुए ना फिर झगड़े थोड़े। और मेरी सासू माँ मुझे लेने के लिए आने वाली थी, वो भी नहीं आई, मेरे बच्चे को देखने के लिए भी नहीं आई वो। तो ये बोल रही है तो फिर क्या होता है ना, ये अगर झगड़े हुए तो फिर मुझे ही तकलीफ होती है ना, तो मुझे सलाइन फिर ही लगाना। इसको बिल्कुल देखने के लिए भी नहीं गए, और मीन्स उसका कुछ बच्चे भी नहीं देखा, कुछ भी नहीं देखा, तो क्या फीलिंग आएगा ये सोचो। पड़ता है, इसलिए भी झगड़ा ही नहीं करती। रिजेक्ट फील है मैम, मैंने बोला रिजेक्टेड फील है यहाँ पे। रिजेक्शन मिला उसको है। रिजेक्ट किया ना, हाँ हाँ रिजेक्शन मिला है। रिजेक्ट किया है उसे। तो फिर तेरी सासू माँ तो उसका गैर फायदा लेती होगी। तो ये बोल रही है अभी इतना नहीं होता है, लेकिन क्योंकि मैं बैकफुट पे आ जाती है ऐसे। तो फिर मैंने बोला, ये क्या बोली कि मैं इतना मीन्स ये नहीं करती हूँ उनका। मैंने बोला कि फिर तेरा तो वो फायदा लेते होंगे, कुछ बोलती नहीं, तो बोली नहीं मैं बैकफुट पर आ जाती हूँ ऐसा। एक मिनट, मैं फिर से सिंपल मेरा कुछ ध्यान ही नहीं देते। तो मैंने बोला फिर तेरी सासू माँ तो उसका गैर फायदा लेती होगी। एक मिनट। तो ये बोल रही है अभी इतना नहीं होता है, लेकिन फिर मुझे ही तकलीफ होती है ना, फिर मुझे सलाइन वगैरह ही लगाना पड़ता है, इसलिए भी झगड़ा। हाँ तो मैंने बोला इतनी तकलीफ मीन्स तुझे तकलीफ, ये बोली कि झगड़ा हुआ तो मुझे तकलीफ होती है ना, तो मैंने वो फिर मैंने पूछा तेरी सास तो फिर इसका गैर फायदा लेती होगी, तो बोली नहीं ऐसा नहीं करती, ऐसा पढ़ाई नहीं करती, कुछ मैं ध्यान नहीं नहीं देती। देते। तो मैंने बोला फिर तेरी सासू माँ तो उसका गैर फायदा लेती होगी। तो ये बोल रही है अभी इतना नहीं होता है, लेकिन क्योंकि मैं बैकफुट पे आ जाती है ऐसे। फिर ये बोल रही है जैसे चल रहा है वैसे चलने दो फिर सब। हाँ तो इसका स्वभाव कैसा है, जैसा चल रहा है वैसे चलने दो, ये समझो। सुमा का ऐसे है कि अभी ये बोल रही है कि तू भी जॉब कर, जॉब पे जाया कर। देखो अब पहले सासू माँ क्या बोली, नहीं नहीं मैं तेरे बच्चे नहीं संभालूंगी, लेकिन अब सासू माँ क्या बोल रही, तू जॉब पे जाया कर। पहले तो वो नहीं बोल रहे थे, लेकिन अब बोल रही जा। फिर मैंने बोला कि तुझे क्या जाना है कि नहीं? बोल रही जाना है मुझे।
तेरे बच्चे और तेरी सासू माँ को संभालेगी क्या? बोले हाँ, लेकिन मैं तो अभी क्या कर रही हूँ, पुलिस भर्ती कर रही थी ना, उसकी तैयारी कर रही हूँ। तो मैंने बोला तुझे जॉब करना है क्या? कि घर वाले बोलते इसके लिए तुझे करना है? तो नहीं, बोली नहीं, मुझे करना ही है। हमारे घर की परिस्थिति भी वैसी नहीं है, सिर्फ हमें घर है, खेती वीती कुछ नहीं। समझा यहाँ पे क्लियरिटी ऑफ माइंड मीन्स ये जो रूब्रिक है ना यार, फर्स्ट से लास्ट तक टूट ही नहीं रहा था, मेरे दिमाग से जा ही नहीं रहा था, ये रूब्रिक तो मैंने छोड़ा ही नहीं। ये सासू माँ का ऐसा है कि कुछ भी चीज इसे खरीदनी है तो ये इसकी सासू माँ के बगैर खरीद नहीं सकती। तो वो सासू माँ बोल रही वही उसे चीज लेनी है और वैसे ही लेनी है, ये कुछ भी बोल नहीं सकती। अगर इसे इसने खुद के मन से कोई चीज भी ली तो फिर ये बोलेगी तू तेरे पास पैसे कहाँ से आए और ये चीज कहाँ से आई, इसलिए मैं खरीदती भी नहीं। वैसे तो दिखता ही है ना, जब हम लोग को खरीद के लाएंगे तो उसे फिर से इसे क्या कर रही है सासू माँ, जो चीज चाहिए वो नहीं दे रही है। मतलब हमें बहुत सारी चीजें लगती है, बहुत साड़ी लगती है, ड्रेसेस लगते हैं, बहुत सारा लगता है, लेकिन वो नहीं देती है। फिर भी ये खुश है, ये एक शब्द नहीं बोली सासू माँ के बारे में। नहीं तो फिर औरतें कितनी चिल्लम चिल्ली करती है। और फिर ये क्या बोली बाद में कि अगर मैं खरीद के लाऊंगी तो ये दिखेगा ही ना, क्लैरिटी है बहुत। दिखेगा ही, फिर इसलिए मैं कुछ खरीद के भी नहीं लाती। तो फिर मैंने बोला फिर तो मन मार के जीना पड़ता होगा। तो बोली हंस रही है बस और आंखों से पानी आ रहा है इसके। मैंने बोला मन मार के जीना पड़ता होगा, फिर तो सिर्फ हंस रही है और उसकी आंखों से पानी आने लगा और रोने लगी। फिर मैंने ज्यादा पूछा नहीं इसके आगे। तो बोला तेरे साथ इतनी कंजूस है क्या? बोली नहीं, खुद के लिए बिल्कुल कंजूस नहीं है, उसकी लड़की को भी सब कुछ देती है और वो पिछला ही बोलती बैठती कि हम लोगों मैंने ऐसे किया, मैंने वैसे किया। देखो इसकी सास हमेशा बोलती रहती है हमने ऐसे किया, हमने वैसे किया, फिर भी सास के बारे में कुछ नहीं बोला। और चीजें ना खुद के लिए लेती वो सब कुछ, खुद के लिए एवरेज नहीं है ये सास, लेकिन ये इसको ही नहीं देती बस। क्या फीलिंग आता होगा? बुरा लगता है इससे बहुत। बहुत बुरा लगता है रॉन्ग ना। सफर। हाँ, रॉन्ग सपोर्ट, लेकिन गुस्सा नहीं है ना, गुस्सा तो कहीं नहीं है। वो सफर कहाँ हो रही है, उसको कहाँ लग रहा है वो सफर हो रही है? इसको तो उल्टा है, इसको लग ही नहीं रहा है ये सफर हो रही है। इसको तो उल्टा ऐसे लगता है कि मैं बोलूंगी तो मेरे सास को तकलीफ होगी। हेलो, मैं कुछ बोलूंगी तो फिर मुझे ही तकलीफ होती है ना, इसलिए ये कहा बोलती ही नहीं है। आगे चलते तो वो बोले अगर किया तो उस आपका था ना। नहीं, कंटेंट नहीं है ये, कंटेंट नहीं है। से मुझे लगता है, लेकिन मैं बोल के नहीं दिखा। अगर कुछ बोला और वो अगर गुस्सा होके बैठती तो तकलीफ मुझे ही होती उस बात की। मैं बोला उसे कि तू बोल सकती है ना तुझे जो चीज चाहिए वगैरह। तो बोले ऐसे नहीं होता है ना, कि मैं थोड़ी हम लोग जैसे ससुराल में होते हैं तो थोड़ा सा ये करना पड़ता है, मतलब चुप बैठना पड़ता है, हम लोग खुल के नहीं बोल सकते। बोलो लेकिन अभी तुझे तो 2 बेटियां हुई ना। तो मैंने बोला तो बोलती क्यों नहीं है? तो ये बोल रही है कि इसके जो हस्बैंड है ये माँ का ज्यादा सुनते हैं, वो बोलते कि मम्मी को दुख नहीं देने का। तो फिर मैं नहीं बोलती हूँ उनको, तो फिर मैं नहीं बोलती हूँ। वो मुझे बोलते हैं ऐसा, तो फिर मैंने बोला तो समझ के लेती है क्या? फिर बोली हाँ समझ के लेती हूँ। फिर ये जो समझ के लेना है ना, यही प्रॉब्लम है इसका। समझ के लेती है ना ये, यही प्रॉब्लम है रेमेडी का। ये बहुत समझ के लेती है, जहाँ पे समझ के नहीं लेना है। अब बोलो क्या लग रहा है रेमेडी, थोड़ा सा रेमेडी पे डिस्कस करेंगे, फिर बाद में मेरा केसफुल है क्या मैम? ट्रिटिकम वल्गारिस। ट्रिटिकम वल्गैरिस, ओके। और वैनिला। वेनिला का गुस्सा वगैरह वगैरह, बाकी का कहाँ है? बच्चों के बारे की एंजाइटी। वेनिला बाप मैम रे कितना गुस्सा कार्सिनोसिन। करेगा। कार्सिनोसिन वाला प्लीज। मैम कार्सिनोसिन का एक रूब्रिक है ना, वो जो सराउंडिंग है उसमें एमर्ज हो जाती है ना, एडजस्ट कर सकती है ना। हाँ,
लेकिन वो प्लीजिंग वगैरह, एम्बिशन, कंपटीशन, वो कुछ भी है क्या इसमें? नहीं है। छोड़ दो। और मेन तो डोमिनेशन होता है ना कार्सिनोसिन में। यहाँ पे ये कुछ भी फील कर रही क्या डोमिनेशन? आप लोगों ने लिखा डोमिनेशन है, लेकिन ये खुद को फील कर रही क्या? हमें नहीं लगना चाहिए, पेशेंट को लगना चाहिए वो डोमिनेटेड है। इसने एक शब्द भी अगर बुरा भरा नहीं बोला है तो कहाँ से हम लोग बोलेंगे ये डोमिनेटेड है? पेशेंट को खुद को लगना चाहिए डोमिनेशन, ऐसा तो हम ले सकते हैं। नहीं तो ऐसे देखने से तो लगता है कि उसको कितना डोमिनेट करती है वो, उसको कुछ लेते नहीं, लेना कि लेने का नहीं, उसके मन जैसा कोई करना नहीं मिलता उसको, तो ये डोमिनेशन में दे। लेकिन पेशेंट वो लेता नहीं है, ऐसा है, तो यहाँ नहीं ले सकते हम। ट्रिटिकम वल्गैरिस सी लग रही है मैम, आपने जो सब इतना एक्सप्लेनेशन दिया है, और रूब्रिक से तो ट्रिटिकम ही आ रही है। चार्ट डालो, चार्ट। वो उसमें डाला क्या आपने रेपर्टरी में? रूब्रिक्स जो बताया मैंने। डाला है बेस्ट। ओके, चार्ट डालो, मुझे देखने दो क्या है। मैंने जब उस नाइट्रमूर इतना सुन के लेगी क्या सासू माँ का? क्रिस्टी, क्रिस्टिस ना, क्रिस्टी नाम क्या है रे? बहुत डिफिकल्ट है तेरा। शर्मा। मुरड़ देगी वो सासू माँ को ऐसी। नाइट्रमूर इतनी आसान रेमेडी नहीं है, इतना सुन के लेगी क्या वो? मैम एग्रेशिया लग रही है, मोरल्स वाली रेमेडी। लेकिन मोरल्स वो कहाँ बोली ये गलत बोल रहे हैं, या फिर ये गलत है, ये राइट है, रॉन्ग है, ये सब बोला क्या कुछ भी? लेकिन वो भी तो कुछ नहीं बोल रही है ना हस्बैंड के बारे में, सास के बारे में कुछ गलत। नहीं, हस्बैंड गलत कर रहा है ऐसा बोली क्या वो? कि गलत कर रहा है ऐसे बोली क्या वो? मेरा सुन मीन्स वो मम्मी का सुनते ऐसे बोली, लेकिन वो गलत कर रहा है, ये सही नहीं कर रहा है, मेरे साथ इनजस्टिस हो रहा है, ऐसे कुछ लगा कहीं पे भी? ऐसा लगा क्या? इग्निशिया क्लियर कर दो। मैम रिजेक्शन नहीं, रिजेक्शन का फील ज्यादा आ रहा है, हाँ, तो टीवी लग रही। क्या रूब्रिक लिया आप लोगों ने रिजेक्शन का? एलिमेंट्स फ्रॉम रिजेक्शन, रिजेक्टेड फ्रॉम बीइंग। कंप्लीट में देखो एलिमेंट्स फ्रॉम रिजेक्शन में कौन कौन सी रेमेडीज है। रिजेक्टेड से ज्यादा ये अलग है एक रूब्रिक इसका, वो हमें लेना है। रिजेक्शन में एंटरटेन ही नहीं किया जाता मैम। जैसे कोर्ट में कोई अपील करता है ना, जैसे पीआईएल वगैरह होती है, तो कोर्ट करता है ना रिजेक्ट, केस में ऐसा कुछ है ही नहीं, तो वो एकदम से उसको रिजेक्ट कर देता है। तो यहाँ पे रिजेक्शन भी नहीं है उसका, ऐसा मुझे लगता है। बाकी मैम बताएं। और चलो, बस हो गई, इतनी रेमेडीज लग रही है। सिटी क्यों सुनना है? मुझे यहाँ पर एक दो रूब्रिक लिए मैंने, दो रूब्रिक लेने के बाद एक रेमेडी आई, और फिर वो रेमेडी मैंने फिर सिटी क्यों किया उसका। हमने क्या करते हैं पहले,
हाँ, स्क्रीन पे क्या दिख रहा है अभी? मन से तो देख रहे हैं। पीपीटी दिख रही है, सैम्पल एनिमल दिख रहे हैं? यस मैम। जी मैम दिख रहे हैं। आप लोगों का है क्या ट्रिटिकम मैग्मूर, और कुछ रेमेडी किसी को बतानी है? मैम अगर ट्रिटिकम ना होगा तो रेडियम ब्रोम हो सकता है। ग्रेटिट्यूड टू सैमुअल डॉक्टर हैनीमन, जिनकी वजह से हम लोग आज बहुत सारे लोगों को बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट दे पा रहे हैं और ठीक कर पा रहे हैं। तो हैप्पी बर्थडे टू अशोक मोहंती सर, और जिन्होंने एक अलग ही मतलब राह दी होम्योपैथी को, कि सर का ऐसे था ना कि मैंने खुद तो नहीं देखा है, लेकिन बाकी के जो लोग बोलते हैं उनसे जो मैंने सीखा है, तो वो बहुत छोटे छोटे, मतलब सर वैसे फटाक से क्लिक कर लेते थे ना वो रेमेडी ये क्या होगी। मतलब सर का ऑब्जर्वेशन भी बहुत अच्छा था, और वो भाप लेते थे पेशेंट को कि ये पेशेंट क्या होगा और इसको क्या पूछना चाहिए। तो ऐसे मुझे लगता है। तो हैप्पी बर्थडे सर, ग्रेटिट्यूड टू ऑल माय मेंटर्स, जिनकी वजह से मैं आज होम्योपैथी की रेमेडीज दे पा रही हूँ, लोगों को ठीक कर पा रही हूँ। और ग्रेटिट्यूड टू ऑल माय मेंटर्स, जिनसे मैंने सीखा है। ग्रेटिट्यूड टू ऑल माय मेंबर्स, जिनसे मैं आज भी सीख रही हूँ। रोज डे बाय डे हम लोग हर एक किसी ना कोई ना कोई चीज सीखते ही हर एक से। ग्रेटिट्यूड टू ऑल तो एनालिसिस एंड ड्यूरेशन ऑफ द केस। तो मुझे ये केस में क्या लगा ना कि ये लेडी जो है ना, ये थ्रू आउट इसका ये चल रहा है, मतलब क्लैरिटी ऑफ माइंड चल रहा है। तो मेरे दिमाग में से ये क्लैरिटी ऑफ माइंड है ना, वो जा ही नहीं रहा था। तो फिर पहला रूब्रिक तो मेरे दिमाग में यही आया कि क्लैरिटी ऑफ माइंड, और दूसरा रूब्रिक मेरे दिमाग में चल रहा था रेप्यूडिएटेड। ये रेप्यूडिएट हो रही है बार बार सासू माँ से, क्योंकि देखो वहां सासू माँ उसको देखने के लिए भी नहीं गई, उसकी बच्ची को देखने के लिए नहीं गई, इसे देखने के लिए नहीं गई, और फिर इसको भी कोई चीज चाहिए तो वो भी नहीं मिल रही है इसको, है ना। छोटी छोटी चीजें होती है हमारी लाइफ में, वो चीजें भी इसको नहीं मिल रही है। हेलो, ये समझ आ रहा है? वो एक्सेप्टेंस जो होता है ना, रिजेक्टेड में क्या होता है ना, रिजेक्ट कर देते हैं, लेकिन रेपुटेट में कैसे होता है ना, हमें एक्सेप्टेंस होता है। एक्सेप्ट ना करना मतलब हम लोग कोई चीज जो होती है ना वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं ना, तब रेपुटेटेड का फीलिंग आएगा। रिजेक्ट में रिजेक्ट करेंगे, जैसे कि आपकी सर ने बोला कि वो रिजेक्ट कर दिया उसको, लेकिन रेपुटेट में एक्सेप्टेंस भी नहीं रहता है। ये मेन डिफरेंस होता है। समझ आ रहा है? ये पेशेंट को एक्सेप्ट नहीं कर रही इसकी सासू माँ। हेलो, यस मैम। इसको एक्सेप्टेंस मिल रहा है क्या घर में? नहीं। हाँ, ये सीटीक्यू मैंने किया था, लेकिन बाद में तो वो सीटीक्यू पे मैं आपको दिखाऊंगी। लेकिन ये दो रूब्रिक लगाएंगे ना हम लोग, क्लैरिटी ऑफ माइंड एंड डिल्यूजन रेपुटेटेड क्या है, ये पहला रूब्रिक है क्लैरिटी ऑफ माइंड, और दूसरा है डिल्यूजन रेपुटेटेड ही इज। तो दो रूब्रिक्स अगर लगाएंगे, रेपुटेट का फीलिंग क्या है, रिजेक्शन, डिस्कार्ड, रिफ्यूज, डिसओन, डिस्क्लाइन, ये सब मिलके रेपुटेट तैयार होता है। ये सबका एक साथ जो फीलिंग आएगा ना वो रेपुटेट होगा। तो दो रूब्रिक्स, ये पेशेंट को सुनने के बाद मुझे ये दो रूब्रिक्स लगे, मैंने वो रेपेट्री में डाले तो सिंगल रेडियम ब्रोम आई। लेकिन रेडियम ब्रोम देनी तो आगे का भी हमें पता होना चाहिए कि रेडियम ब्रोम का कोर रूब्रिक क्या है ना। तो कोर रूब्रिक क्या है रेडियम ब्रोम का? Delusion value he is not. हाँ, डिल्यूजन वैल्यूड शी इज नॉट। इसको कीमत नहीं दी जाती है घर में, आईपीआर में इसको कीमत नहीं रहती है। और
और क्या बोल रही है ये, मैंने इसको उगलवाया ना बाद में, तो किसी ने पूछा भी नहीं मुझे। मैं बार बार आप लोगों को बोल रही थी कि मैं पूछो मुझसे, तो मैंने आप उसका सीटी क्यों किया। देखिए आप सीटी क्यों देखेंगे हम लोग क्या आता है सीटी क्यों में। मैं सीटी क्यू के जो क्वेश्चन किए थे ना वो हम लोग सुनेंगे। तो पूछा ना सास की करियर फायदा ही देती हूँ, तो बोली नहीं ऐसा नहीं है, मैं अब जॉब नहीं करती ना। एक बोली है इससे मैंने उस इस आंसर से मैंने आगे के क्वेश्चन थोड़े पूछे थे उसको। तो क्यों क्यों ये इतना कर रही ना ये, हाँ वाई 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 पूछो तो ये बोल रही है मैं जॉब नहीं कर रही हूँ ना, ऐसे बोली वो। और मतलब हमें समझ के लेना है कि ये खुद को कितना लो समझ रही है, खुद को वैल्यू नहीं ऐसी समझ रही है ये लड़की लेडी। एक बात उसने बोली थी कि मैंने पूछा था कि हस्बैंड का गुस्सा नहीं आता है, तो ये क्या बोली, नहीं वो बोलते हैं मुझे कि एक कान से सुन दूसरे कान से छोड़ दे, ऐसे दिल पे मत ले। तो मैंने बोला लेकिन तू इतना सहन क्यों करती है। तो मैंने बोला तू हमारे दिमाग में ये आना चाहिए कि इतना सहन क्यों करता है बाबा, आजकल के जमाने में एक साल में एक साड़ी लेने की बस, बाप रे ये कैसे इतना क्यों सहन करती है। तो समझ के लेती है क्या, फिर बोली हाँ। मैंने बोला तू समझ के लेती है क्या, बार बार मैं यही पूछ रही, तू समझ के, बोली हाँ मैं समझ के लेती हूँ, नेचर लव में पक्का होती है, नेचर लव में रहती है, बार बार समझ के लेती वो। बहुत क्लियरिटी ऑफ माई इयरिंग फॉर ऐसा रूब्रिक है उसमें रीडिंग रूम। और ये जो रेमेडी, ये रेमेडी मैंने श्री कृष्ण डाफले सर है ना, एसकेडी सर, उनसे पढ़ी है। तो ग्रेटिट्यूड टू सर, उनकी वजह से मुझे ये रेमेडी समझी है। और इसके बहुत सारे केसेस आते हैं। और ये जो रेमेडी है ना वो इग्निशिया से बहुत क्लोज चलती है। लेकिन ये जो सिटी क्यों कर रही हूँ ना मैं, ये करना है फिर हमें समझना है। सिटी क्यों सुनो पहले। तो मैंने बोला फिर तू समझ के लेती तो तेरे दिल के हिसाब से तो कोई कुछ चीज होती नहीं होगी, तुझे जो चाहिए वो कुछ चीजें भी होती ही नहीं होगी। हाँ नहीं बोला तुझे ऐसे क्यों लगता है कि इतना सहन करना चाहिए। आवाज आ रहा था मैंने सिटी क्यू का, मैंने माइक उधर रखा ही नहीं था। क्लियर नहीं आया मैम आवाज। ओह सॉरी सॉरी, वो मैं फिर से लगाती हूँ। एक 14 सेकंड का ही है, मैं फिर से लगाती हूँ सिटी। मैंने जब उसको पूछा ना सास तो तेरी फायदा ही लेती होगी, तो बोली नहीं ऐसा नहीं है, मैं अब जॉब नहीं करती ना। एक बोली है इससे मैंने इस आंसर से मैंने आगे के क्वेश्चन थोड़े पूछे थे उसको। अभी आया क्लियर मेरा सिटी क्यू का। जी मैम। और एक बात उसने बोली थी कि मैंने पूछा था कि हस्बैंड का गुस्सा नहीं आता है, तो ये क्या बोली, नहीं वो बोलते हैं मुझे कि एक कान से सुन दूसरे कान से छोड़ दे, ऐसे दिल पे मत ले। तो मैंने बोला लेकिन तू इतना सहन क्यों करती है। तो मैंने बोला तू समझ के लेती है क्या, फिर बोली हाँ। तो मैंने बोला फिर तू समझ के लेती तो तेरे दिल के हिसाब से तो कोई कुछ चीज होती नहीं होगी, तुझे जो चाहिए वो कुछ चीजें भी होती ही नहीं होगी। तो बोली हाँ। मैंने बोला तुझे ऐसे क्यों लगता है कि इतना सहन करना चाहिए। तो ये बहुत बड़ा पॉज लिया इसने और ये थोड़ी शांत हो गई और ये बोल रही कि मैं अब जॉब नहीं करती हूँ ना। मैंने बोला तू इतना खुद को क्यों कम समझ रही है, ये रो रही है। मैंने बोला तू घर के काम तो करती है ना, तुझे वो क्या पेमेंट देते क्या घर के काम करने के लिए। तो फिर मैं बोली उसको कि तुझे घर में कोई कीमत नहीं देते कि ये लोग, उनका जो भी कुछ डिसीजन होगा तो तुझे कुछ पूछते भी नहीं क्या, उनके उनके डिसीजन ले लेते क्या ये लोग। तो बोल रही हाँ। तो बस इतना ही पूछा मैंने, इसके बाद वो रो रही थी इसलिए मैंने बाकी का कुछ भी नहीं पूछा। देखो इसको घर में कोई भी मीन्स कुछ भी डिसीजन में इन्वॉल्व नहीं किया जाता है, इसे कुछ पूछा नहीं जाता है, इसको कोई भी कीमत दिया नहीं जाता है, इसकी कोई कदर नहीं की जाती है। समझ आया। यस मैम। ये परफेक्ट रेडियम ब्रोम था। रेडियम ब्रोम अगर हमें देना है ना तो हमें ये सीटी क्यू करना है और ये फील भी आना चाहिए कि इसको वैल्यू नहीं मिलती। जब वैल्यू नहीं मिलती है ना तो पेशेंट भी बोलता है हमारी कद्र नहीं होती है, मुझे पूछा नहीं जाता है, ऐसे होता है। तो जब हमें ये फील आएंगे ना तो पेशेंट को पूछो। समझा रेडियम ब्रोम सीटी क्यू तो समझा ना। यस मैम। तुझे वैल्यू नहीं दिया जाता है कि तो बोली हाँ।
तो ये रूब्रिक ऐड मीन्स वो मुझे कंफर्म हो गया अभी कि ये रेडियम ब्रोम। तो फिर मैंने रेडियम ब्रोम दिया उसको और 10 मिनट के बाद पूछा कि कैसे लग रहा है, तो ये बोली कि मुझे ना पेन थोड़ा सा कम लग रहा है। और बाद में मैंने फिर से पूछा कि अब कैसे लग रहा है, बोली मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मुझे बहुत नींद आ रही है। ये सब वीडियो है, चाहे तो मैं फिर बाद में ग्रुप में डालूंगी, आप सब देख लेना, उससे आपको जो जहाँ पे मिलेगा वो मीन्स जैसे मिलेगा वैसे आप लोग अंडरस्टैंड कर लेना, क्योंकि ये इधर उधर सब हुआ ही। तो फिर ये रेडियम ब्रोम है, क्लैरिटी ऑफ माइंड, डिल्यूजन रेपुटेटेड अदर्स बाय डिल्यूजन वैलिड ही इज नॉट। ये जो आप लोगों को जो फील आ रहा था ना डोमिनेशन का, हाँ मेरा आवाज आ रहा है ना? यस मैम। तो ये डोमिनेशन का फील जो आ रहा था ना, ये रूब्रिक्स की वजह से आ रहा था। डिल्यूजन टाइगर्स मतलब क्या, ये जो है ना ये टाइगर, ये इसकी सांस है और ये है ना ये पेशेंट है हमारे, इसलिए वो है ना जब सांस इसके ऊपर हावी हो जाती है ना ये बिल्कुल टाइट हो जाती है वैसे तो, इसलिए हमें पेशेंट में ऐसे फील आएगा कि एलिमेंट्स फ्रॉम डोमिनेशन, लेकिन ये एलिमेंट ये डिल्यूजन टाइगर्स एंड डिल्यूजनेशन इमेजिनेशन अटैक बीइंग यानी अटैक बीइंग फैमिली मेंबर्स बाय, ये जो फीलिंग है ना ये डोमिनेशन की बहुत क्लोज चलेगी। इसलिए हमें ऐसे लगेगा कि रेडियम ब्रोम का पेशेंट डोमिनेशन में, एक्चुअली वो डोमिनेशन में नहीं रहता क्योंकि वो क्लियर है ना, इसलिए इसको डोमिनेशन में नहीं रहेगा। डोमिनेट किसको किया जाता है, जो ज्यादा आगाऊपना करता है, जो आगे मीन्स वो घर वालों की सुनता नहीं, उसको डोमिनेट किया जाता है। लेकिन ये रेमेडी का ऐसे है ही नहीं, इसलिए इसको डोमिनेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, वो खुद के मन से ही समझ जाती है, समझदार रहती है ना ये बहुत समझदार मतलब ये रेमेडी है ये। यहाँ तक समझा रेडियम ब्रोम कैसे दिया? यस मैम। तो ये रेडियम ब्रोम में एक प्रॉब्लम क्यों आता है, रेडियम ब्रोम बीमार क्यों गिरती है? ऐसे मैंने अब देखा ना कुछ रूब्रिक्स, तो मुझे ऐसे लगा कि इसका दिमाग और दिल का थोड़ा सा लोचा हो जाता है, इसलिए ये बीमार गिरती हुई। ये दिल से रोती, मतलब दिमाग तो क्लियर है ना उसका, हमें पेशेंट में हमें क्लियरिटी ऑफ में हमेशा मिलेगा, बहुत बार मिलेगा, अब लेकिन उसका दिल तो रो रहा होता है, क्योंकि इसके मैंने जब रूब्रिक देखे तो एम्युलेशन, एयर एम्युलेशन, ऐसे रूब्रिक मुझे बहुत मिले, मतलब इसको खुली हवा में जीना है, लेकिन इसका आईपीआर इसे खुली हवा में जीने नहीं देता है, और ये भी नहीं जीती क्योंकि क्या है, ये क्लियरिटी ऑफ माइंड में जाती है। क्लियरिटी ऑफ माइंड में क्या होता है, क्लियर होता है, लिसन करते हैं हम लोग, पूछते हैं, रिव्यू देते हैं, खुद की आइडेंटिटी होती है, यील्ड भी करते हैं, ये सब चीजें नॉर्मली होनी चाहिए, लेकिन ये मॉर्बिड हो जाती है रेडियम ब्रोम के लाइफ में, तो फिर ये बीमार गिरेगी। ये नॉर्मली होना चाहिए, मॉर्बिड हो जाता है। और जब क्लियरिटी ऑफ माइंड में रहेगी तो उसको क्या क्या फीलिंग आएगा, डिल्यूजन अप्रिशिएटेड सी इज नॉट, क्रिटिसाइज सी इज, निग्लेक्टेड ही और शी इज निग्लेक्टेड, रेपुटेटेड, सफोकेटिंग एज इफ, ये क्या बोली, अगर मैं झगड़ा करती हूँ तो मुझे ही तकलीफ होती है, मतलब सांस अगर मीन्स जो क्या बोलते हैं हम लोग, सांस को अगर गुस्सा है और वो वैसे बैठी रही ना, मतलब फुगुन बसते बोल रही थी एक शब्द, मतलब मुंह फुला के जब बैठेगी ना सांस तो मुझे ही तकलीफ होती, तो ये सफोकेटिंग का रूब्रिक आएगा। और इसको एम्युलरेशन, एयर बाय ओपन एयर एम्युलरेशन है, अगर नहीं मिलेगी तो सफोकेट होगा ये, तो डिल्यूजन सफोकेटेड एज इफ, वैल्यूड ही इज नॉट, फोरसेकन आइसोलेशन फीलिंग, जो कास्ट का जो रूब्रिक लग रहा है ना आप लोगों को आउटकास्ट, तो आउटकास्ट नहीं है वो, फोरसेकन फीलिंग का सेंसेशन होता है इसको। इसका तो दिल बोल रहा है ये सब, लेकिन दिमाग क्या बोल रहा है, दिल तो पागल होता है ना हमारा, दिल क्या बोलता है, नहीं ओपन एयर चलो, वहां पे मजे करेंगे, अच्छे से रहेंगे, हम लोग वॉक करेंगे, कंपनी में जाएंगे, अच्छी कंपनी में रहेंगे, है ना। ये सब ओपन एयर एम्युलरेशन के रूब्रिक्स, इसमें एयर ओपन एम्युलरेशन, एंजाइटी एयर ओपन एयर एम्युलरेशन, जब भी इसको एंजाइटी रहेगी ओपन एयर में जाने के बाद वो एम्युलरेशन होगी, एंजाइटी वॉकिंग एम्युलरेशन, एंजाइटी वॉकिंग एम्युलरेशन, एयर इन ओपन एयर, एंजाइटी हार्ट रीजन वॉकिंग एम्युलेशन, मतलब इसके हार्ट में भी एंजाइटी होगी तो भी ओपन एयर में जाने के बाद इसको वो अच्छा लगेगा, वॉकिंग एम्युलेशन ओपन एयर इन, फियर कंपनी एम्युलरेशन, इसको डर भी लगेगा तो ये बाहर जाएगी तो इसको एम्युलरेशन मिलेगा, मोशन एम्युलरेशन, मोशन ओपन एयर एम्युलरेशन मीन्स वो बाहर जाएगी ओपन एयर में तो उसको एम्युलरेशन, मतलब इसको बाहर जाने में सब चीजें एम्युलरेट होती है
लेकिन उसका दिमाग बोलता है नहीं नहीं, ये IPR में हमें रहना है, हमें बाहर नहीं जाना है। तो फिर इसका दिमाग उसको क्लियरिटी में लेके जाता है और फिर वो उसमें फंसती है और इसको पैथोलॉजी आ जाती है। समझा रेडियम ब्रोम? यस मैम। ग्रेटिट्यूड टू SKD सर, आलोक सर, जिनसे मैंने ये रेमेडी सीखी। मुझे पहले रेडियम ब्रोम बिल्कुल पता नहीं था। सर ने इतने सारे केसेस दिखाए थे रेडियम ब्रोम में कि रूब्रिक लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती। बस पेशेंट आया, CTQ करो, फील करो, पेशेंट को रेमेडी दो, पेशेंट आउट। बहुत सारे केसेस रेमेडी। और इग्निशिया के बहुत क्लोज चलने वाली रेडियम में सिर्फ मोरल नहीं रहेगा, तो हमें वो समझ के लेना है कि ये मोरल है कि नहीं, ये पकड़ में आना चाहिए। तो फिर इजीली आप लोग रेडियम ब्रोम दे सकते हैं और बहुत कॉमन रेमेडी है। थैंक यू ऑल। आपने बहुत पेशेंटली मुझे सुना, थैंक यू सो मच। किसी को और कुछ पूछना है? हेलो थैंक यू। हाँ हेलो हाँ हाँ बोलिए। इसमें एक है जो आपने लिए ना, वैल्यूड ही इज नॉट फ्री केस में वैल्यूड ही इज नॉट वैल्यूड सी इज, तो सी इज क्यों नहीं लिया आपने, ही इज क्यों लिए? ही है ना, वो ही है ना, अभी ही मैम वही है, सी कैपेबिलिटी है, उसमें कैपेबिलिटी है, लेकिन उसकी मदर की वजह से वो नहीं कर पा रही है। अच्छा मदर इन लॉ है ना, उसे करने नहीं देती। और है ना, ये एक ही रूब्रिक ही वाला है उसका, बाकी सब शी वाले रूब्रिक से रेडियम रूम में। हाँ वही मैम, वो समझ में आ रहा है कि इसको करने नहीं देते ना, वैल्यू नहीं देते ना, उसको खुद को समझती है ना वो वैल्यू। डिल्यूजन है ना ये, डिल्यूजन है ये, डिल्यूजन। वो बाकी का भी, मैं बोल रही हूँ वो पूरा हाथी, बाकी का भी मैच होना चाहिए। देखो अभी डिल्यूजन शी नहीं है ना उसमें, डिल्यूजन वैल्यूड, शी इज वैल्यूड है ना, लेकिन ये नॉट का रूब्रिक डालो, नॉट का रूब्रिक डालो। ही इज नॉट में 3 रेडियम है। हाँ नॉट है ना, हाँ उसमें मैम, नॉट ही है ना, इसको वैल्यू नहीं मिल रही है ना। ओके मैम, ओके ओके ओके। शी इज नॉट वैल्यूड का रूब्रिक है क्या, वही मैं पूछ रही हूँ। नो मैम, नो मैम, नो नहीं है। तो ये खुद को ही समझ रही है ना। हाँ लेकिन सासू माँ उसको ही नहीं समझती ना, इसको शी ही समझती है, ये प्रॉब्लम होता है। ये तो कॉन्फ्लिक्ट है ना, प्रॉब्लम यही है। ओके मैम, समझ आ गया। हाँ थैंक यू, वेलकम। और मैम एक बार रेपिडेट वाला वापस एक बार समझाइए ना। कौन सा? रेपिडेट बाय रिलेटिव्स। हाँ रेप्यूटेट में क्या होगा ना कि पेशेंट को एक्सेप्ट नहीं किया जाता है खुद के फैमिली में। मीन्स ये पेशेंट को एक्सेप्ट नहीं कर रही ना उसकी मदर इन लॉ, समझ रही है क्या? वो देखो, वो उसकी मदर इन लॉ के बच्चे, मीन्स बच्चे को बच्ची हुई ना, मतलब फिर भी ये देखने के लिए गई कि वहां पर एक्सेप्ट किया क्या उसने? क्यों? क्योंकि उसकी बच्ची को मतलब मदर इन लॉ है ना, उसकी बच्ची को उसने अच्छी सी साड़ी नहीं दी, फिर वो उसको देखने के लिए भी नहीं गया। एक्सेप्ट किया क्या उसने? वो खुद आई ससुराल, लेने के लिए भी नहीं गई ना उसे। एक्सेप्ट कब करते ना, जब वो लेने के लिए जाते ना उसे। हेलो जी मैम, जी मैम, क्लियर हुआ? एक्सेप्टेंस नहीं रहता। सिटी क्यूब क्या था मैम? वो वैल्यू नहीं देते क्या आपको? ऐसे घर में आपको कुछ पूछते नहीं क्या? खुद के डिसीजन खुद लेते हैं क्या? आपसे कुछ पूछते नहीं क्या, ये लेना है वो लेना है? ऐसे मीन्स घर में जो वैल्यू होती है ना, हम लोगों का मूल्य रहता है ना, वो नहीं मिलता है। ये हर एक की वैल्यू रहती ना, एज अ वुमन एक वैल्यू रहेगी ना कुछ तो घर में। अगर वो हाउस वाइफ भी होगी तो भी उसको एक वैल्यू रहेगी ना। वैल्यू कब समझेगी इसकी, ये लेडी की, या फिर कौन सी भी लेडी की वैल्यू कब समझती पता है घर में? आप लोगों को कब समझेगा ये वैल्यू फीमेल्स की? जब उसका हस्बैंड या फैमिली उसको सपोर्ट करेगी हर डिसीजंस में। नहीं, घर वालों को कब समझेगा कि ये वैल्यू, इसकी वैल्यू इतनी है? जब कोई बात करनी है घर में तो
उसकी राय लेते हैं तब उसको वैल्यू है समझते हैं, और अगर उसकी राय लेते नहीं है, सब लोग अपने आप खुद फैमिली का कर लेते हैं, तो फिर उसको वैल्यू नहीं समझते। बराबर है। लेकिन घर वालों को अगर दिखाना है तो फिर क्या करना पड़ेगा? वैल्यू दिखानी पड़ेगा ना, घर पर करके दिखाना पड़ेगा, करके दिखाना पड़ेगा। बाहर पढ़ के काम नहीं, नहीं करेगा। काम नहीं करने का वहां पर ऐसे रहने दो। 2 दिन बेड पे लेट के देखो, सबको वैल्यू समझ में आ समझ में आ जाएगी। जाएगी। हाँ, ये एक रील चलती थी ना वो, कि वो उसका हस्बैंड बोलता था तू पूरे दिन घर में क्या करती, मैं बाहर जाता हूँ, ऑफिस जाता हूँ, पैसे कमा के लाता हूँ, इतना करता हूँ, मुझे कितना टेंशन रहता है, तू तो क्या सिर्फ बैठी रहती है। क्या हुआ मेरे इसको? हाँ, तू तो क्या सिर्फ बैठी ही रहती है, ऐसा एक रील था ना। तो फिर ये क्या करती, दूसरे दिन है ना सिर्फ मोबाइल लेके बैठती, और शाम को जब उसका हस्बैंड घर पे आता है तो पूरा घर तहस नहस, मतलब कपड़े इधर के उधर, मीन्स झाड़ू पोछा बर्तन बिर्तन सब ऐसे के वैसा। तो फिर इसको समझता है कि इसकी वैल्यू कितनी है, मतलब इसको अगर काम वाली रखनी है ना तो कितना पैसे देना पड़ेगा। हेलो, समझ आ रही वैल्यू? यस मैम। ये वैल्यू होती है, ऐसे समझो वैल्यू को। यस मैम, नाक दबाया तब मुंह खुल जाता है। मुंह खुलता है, हाँ। 1 महीना हम लोग अगर 2 दिन की छुट्टी लेंगे ना तो फिर आप लोगों को वैल्यू समझती। ऐसा सब लोग ऐसे बुरे नहीं होते, लेकिन मैं एग्जांपल दे रही हूँ। तो तब वैल्यू समझती, तो वो वैल्यू होती है हमारी। तो वो पूछो ना पेशेंट को, समझ आ रहा है? लेकिन इसको समझता नहीं ना, एडी को, रेडियम ब्रोम को। ये तो नेचर लव में होती है ना, कैसा भी आए ये लव ही करेगी ऐसे। इसका फॉलोअप्स है ऐसे, एक बार रेमेडी दी और ये ठीक हो गया ऐसे नहीं होता है, थोड़े दिन चलता है। तो फिर एक देखते हैं हम लोग इसमें रेमेडी क्लियर हुआ, केस टेकिंग रेमेडी मीन्स हम लोग कैसे को मीन्स रेमेडी तक गए, कैसे सीटी क्यों किया ये समझ में आया? यस मैम। मैम एक बार वो कंप्लाइंट टू विशेस ऑफ अदर के बारे में बताइए थोड़ा। बहुत झुक जाते हैं ना वो लोग, ये झुकती नहीं है सर, ये एक्सेप्ट कर रही है सर, झुक नहीं रही है। मतलब क्या है इसका क्लियर है, मैं अगर सासू माँ को ये करूंगी, नहीं सुनूंगी तो तकलीफ मुझे ही होने वाली है, ये क्लियर है उसका माइंड सर। यस यस। कॉम्प्लीटिव में हम लोग ने क्रिटिकम देखा है, देखो हमने क्रिटिकम के केसेस किए कॉम्प्लीटिव विशेष ऑफ अदर में। वो थोड़ा सा अलग शेड आता है, वो क्लियरिटी नहीं रहती उसमें। यस यस। कॉम्प्ली क्यों करता है ना, क्रिटिकम कॉम्प्ली क्यों करेगा कि उसको ऐसे लगता है अगर मैं कॉम्प्ली नहीं करूंगी तो मेरे लिए मेरे दरवाजे बंद हो जाएंगे आईपीआर के, मुझे घर में रहने नहीं देंगे, और मेरे बच्चों को और मुझको तो घर में रहना है क्योंकि मेरे बच्चों को दादा दादी का प्यार मिलना चाहिए। ऐसा क्रिटिकम का होता है। यस यस मैम, थैंक यू मैम। इसके थोड़े ये है फॉलोअप से 2-3 वो सुनते हैं। अब इसका पोसोलॉजी भी सुनो, ट्रीटमेंट कैसे होती है वो भी सुनो। हॅलो, हा मॅडम आहेत का? हो, कोण आहे? आलता वन पेशंट बोलते मॅडम, नाही का तो? हा बोल कशी ग? हा बरी आहे मॅडम, ती गोळी एक सुरू करायची होती म्हणलं, पण तुम्ही छोटी डबी। हा पण तुझं तो मैंने क्या किया, इसको ओपीडी में 30 का डोज दिया, रेडियम 30, और उसके साथ हाफ ड्रम दे के रखा। मैंने बोला 3 दिन के बाद मुझे फोन करो क्योंकि जो यहाँ पे स्टैट डोज दिए थे ना उसी पे ही मैंने उसको भेज दिया था। अब ये 3 दिन का बाद का फॉलो है। किती बरं वाटतंय तुला? तो ये बोल रही है कि मुझे अच्छा लग रहा है। मैंने बोला कितना अच्छा लग रहा है? मला बरं वाटतंय, परवा दिवशी माझं 2 किलो फोन करत होतं पण काल राहिलं एकदम, म्हणजे राहिलं। तो ये बोल रही है परसों के दिन मुझे बहुत पेन हुआ था लेकिन कल से पूरा रह गया है, अभी पूरा रह गया, देखो 100% कमी वाटतं आता। हा बरं, आणि तुला स्वतःला कसं वाटतंय? डोक्यात टेन्शन?
नाही काही एनर्जी कशी आहे एनर्जी चांगली आहे देखो मैंने बोला फिर तेरी एनर्जी कैसी है, दिमाग कैसा है, तो बोली अच्छा है वो भी। चालेल मग आता दुखत नसेल तर घेऊ नको फक्त मोठ्या डब्यात सुरू ठेव देखो अगर नहीं हो रहा है दर्द तो फिर बड़ी डब्बी चालू रखो। ती बारकी नको घेऊ का मग नको नको जर तुला असं वाटलं बा खूप दुखतंय टॉन्सिल तर त्या बारक्या डब्बीतली एक गोळी खायची फक्त दुखलं तर नाही तर मग नाही घ्यायची मला 8 दिवसांनी परत फोन करायचा बरं मोठे जसे तो मैं 3 दिन के बाद पेशेंट को बोलती फोन करने के लिए, फिर एक बार 8 दिन के बाद भी बोलती फोन करने के लिए। देखो अभी तो अच्छा है लेकिन बीच में फिर से उसको बहुत पेन होने लगा। मैंने उसको बोला पानी में डाल के ले, पानी में डाल के लिया तो कुछ भी फर्क नहीं हुआ। हॅलो हा मॅडम त्या गोळ्या कमी झालं त्या गोळ्यानी हा किती कमी वाटतं बऱ्यापैकी एकदम रिलॅक्स झाले पण थोडस कान मानाची शिर नाही का हा हा इसको बीच में फिर से बहुत पेन होने लगा। मैंने बोला वो गोली ले डायरेक्ट, पानी में लिया तो फर्क नहीं, डायरेक्ट लिया तो फिर वो कम हो गया। तुला सूर वाटते अशी मानाची बरं ठीक आहे पण तुला बरं वाटतंय ना 2 गोळ्या घेतल्या तर हा पेशेंट का जब मेंटल वेलबींग होता है तो ज्यादा मीन्स रेमेडी चेंज करना तुरंत मत करो। इसको मेंटली फ्रेश थी इसलिए मैंने वही गोली बार बार लेने के लिए बोल रही थी। तर काय कर तुझं जर दुखलं समजा संध्याकाळी तर परत डायरेक्ट 2 गोळ्या घ्यायच्या तुला पाण्यातून नाही जमत हे औषध तुला पूरी देखो ये क्या हुआ, वाटर डोज दिया इसको फर्क नहीं गिरा। ये एक मुझे बताना है आपको इस केस से कि किसी किसी पेशेंट को वाटर डोज से अच्छा ही लगता है, ऐसे नहीं होता। कोई कोई पेशेंट को है ना वाटर डोज से अच्छा नहीं लगता है तो अड़े मत रहो कि नहीं नहीं मुझे वाटर डोज तो बोला है तो वाटर डोज से देना है। अरे खुद का खुद देखो कि क्या करना है, क्या कर सकते हैं हम लोग। वाटर डोज से नहीं चलता है तो नहीं दो, डायरेक्ट देके देखो। डायरेक्ट घेतली तरच कमी होत आहे ना हा ऐक नाही मग आता तू डायरेक्टच घेत जाईल गोळी त्याच्यात गोळ्या आहेत ना तुझ्या बरोबर ये हो गया मैंने। और इसके बाद क्या हुआ फिर एक बार उसने क्या किया मुझे ये किया मैसेज किया और फोन भी किया कि मैडम मुझे ना बहुत लुकोरिया का प्रॉब्लम हो रहा है। मैंने बोला ठीक है वही गोली ले ले फिर से। हॅलो हा अलका बोलते मॅडम काउन्सिल साठी आली ना हा बोल अलका मॅडम दुसऱ्या साईडचं काउन्सिल म्हणतो ते कालपासून बरं ते पाण्यातून घेतलं तू ते औषध ये उल्टा हो गया। हाँ हाँ घेतल्या 2 गोळ्या पण हाँ इसे पानी में से ठीक नहीं लग रहा था ये फॉलो हॅलो हा मॅडम बोल हा बोल ना हा टॉन्सिल बरं आहे माझं एकदम आता म्हणजे ठणकत नाहीये सध्या आता परवा गोळ्या घेतल्यापासून नाही ठणकत हा आणि व्हाईट डिस्चार्ज पण जवळजवळ पूर्ण म्हणजे 90% कंट्रोल मध्ये आलंय गुड। तो इसने मुझे एक बार कॉल किया था, वो भी रिकॉर्डिंग होगा, मुझे सब आगे पीछे होगा। इसने बोला था मुझे बहुत व्हाइट डिस्चार्ज हो रहा है और मैं एलोपैथी की गोली लूं क्या मैम, मुझे बहुत हो रहा है। तो मैंने बोला रुक अभी मत ले, तो अभी यही मेडिसिन ले, इससे तेरा व्हाइट डिस्चार्ज का प्रॉब्लम भी ठीक होगा। तो मैं उसने व्हाइट डिस्चार्ज का प्रॉब्लम ठीक हुआ है ना इसके लिए फोन किया। 90% उसी मेडिसिन से कम हुआ। वाचून तुझे दुसरे पैसे घाई करायची चालेल काही त्रास वाटला अगं मी नाही बघितलं। मैंने फोन नहीं उठाया, इसने मैसेज किया, लेकिन इसका मैसेज का है ना ऑटो किया हुआ है, उसके मैसेज डिलीट हो जाते। फिर भी मैंने क्या किया, फिर मुझे केस प्रेजेंट करनी थी तो मैंने कल या परसों इसको फिर से एक बार ये किया, मैसेज किया कि कैसा है तेरा। इतने दिनों के बाद, अभी बहुत दिन हो गए ना ये केस को, 2-3 महीने हो गए होंगे शायद से। तो मैंने उसको मैसेज किया कि तेरा टॉन्सिल का तकलीफ कैसा है अभी, तो ये बोल रही नहीं है। मैंने उसको बोला कि मुझे केस स्टडी करनी थी इसलिए मैंने पूछा, तो ये बोल रही होम्योपैथी का रिजल्ट बहुत अच्छा आता है मैडम, थैंक यू। समझा, रेडियम ब्रोम बहुत कॉमनली आने वाली रेमेडी है, बहुत। पेशेंट को फील करो, CTQ पूछो, रेमेडी आउट। जहां पर इग्निशिया लग रही है लेकिन मोरल नहीं दिख रही, रेमेडी आउट। जहां पर ऐसे लगे कि घर वाले इसका बिल्कुल सुनते नहीं है, उसको पूछो, रेमेडी आउट। बहुत कॉमन रेमेडी। 3:30 बज गए, और किसी को कुछ पूछना है, कुछ रह गया है?
ऐड करना है किसी को कुछ रेडियम ब्रोम का? जी बताइए, किसी का कोई क्वेरी है या कैसा लगा केस आप सभी को? बढ़िया केस था मैम। रेडियम ब्रोम का थोड़ा सा एक फीलिंग बताइए ना सब मैम। हाँ वही मैं बोल रही, फीलिंग क्या आएगा ना रेडियम ब्रोम का कि मुझे घर में वैल्यू नहीं दिया जाता है, मुझे कुछ पूछा नहीं जाता है, वो उनका ही करते। और इसमें क्या था, ये क्या बोली, मैं अब कुछ काम नहीं करती ना, मतलब इससे भी ऐसे लगता है कि ये कुछ काम नहीं करती इसलिए इसको वैल्यू नहीं दिया जाता है। हाँ आया yes, फीलिंग? समझा? हाँ इसको मैम पूछ सेम केस करेंगे। मेरे पास भी है। उसे मैंने 4 सेकंड फीलिंग निग्लेक्टेड ये लेके हेमेमेलिस भी दिया था। नेक्स्ट उसको मैंने कार्सी भी दिया था। हाँ तो लेकिन कार्सी से भी हेमेमेलिस में क्या रहेगा, वो खुद का करेगी ना, हकेगी ना, वो खुद का रिस्पेक्ट डिजायर है ना उसको। हाँ तो रिस्पेक्ट ये जो वैल्यू नहीं ध्यान में आया था, मुझे लगा कि उसको ऐसा है कि घर वाले मुझे रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं, मैं जबकि इनका इतना कर रही हूँ, तो उससे भी रिजल्ट नहीं मिला। कार्सी से अभी 30-40% है मैम। मैं काली ब्रोम अभी ट्राई करूंगी और आपको शेयर करती हूँ मैम। ओके रेडियम ब्रोम, थैंक रेडियम यू। ब्रोम। हाँ सॉरी रेडियम ब्रोम। ओके ओके थैंक यू मैम। देखो रेडियम एंड ब्रोम ये कॉम्बिनेशन है ना। रेडियम मतलब फ्लोरोसेंट सब होता है, और ब्रोम मतलब क्या होता है, थोड़ा गिल्टी फीलिंग होता है। इसको भी गिल्ट था ना कि मैं कुछ काम नहीं कर रही हूँ ना, इसकी वजह से ये मुझे ऐसे करते घर वाले। तो ब्रोम मतलब थोड़ा सा गिल्ट का फीलिंग आएगा, घर वाले नहीं देंगे इसको, खुद को ही आएगा। यही सेम सिनेरियो है मैम। हेलो उसे भी मैम, इसी गुड लगता है इवनिंग कि मैम। मैं कुछ नहीं करती हूँ इसलिए मुझे वैल्यू नहीं मिलती, शायद मैं हाँ कुछ तो भी काम विम करूँ। और मतलब अगर घर वाले बात भी नहीं करती, खुद में गिल्ट होती है, अरे नहीं उन्हें बात करना चाहिए, कहीं तो मैं कम हो रही हूँ शायद से, इसलिए मेरे से बात नहीं कर रहे। ये गिल्ट वाली भी है उसमें, फीलिंग थ्रू एंड थ्रू है मैम। ओके ओके देखते हैं मैम। थैंक यू थैंक यू। गुड इवनिंग मैम। हाँ बोलिए। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा केस था। और जैसे अभी मैम ने बताया ना, सेम मेरे पास भी ऐसा ही एक केस है, और मैंने भी उसको पहले इग्निशिया, फिर बीच में नेट्रोम्यूर, फिर हेमामिलिस भी दे चुका। अभी मैंने भी कार्सिनोसिन दिया है, लेकिन उसका भी सेम इशू है कि वो जैसे उसकी 4 देवरानी जेठानी है ना, तो उसकी 2 देवरानी लोग ना जॉब करते हैं और ये जॉब नहीं करती है। तो इसको लगता है कि उन लोग मेरे को नीचे समझते हैं और मैं जॉब नहीं करती हूँ, इसीलिए मेरे को घर में वैल्यू नहीं देते हैं। और उसको है कि मैं कुछ करूं, अपने हस्बैंड का हाथ बटाऊं। और जैसे उन लोग कुछ भी करेंगे तो उनको थोड़ा सा तारीफ करते हैं, लेकिन मैं कुछ भी करती हूँ तो मेरा तारीफ नहीं करते हैं। और बहुत मुश्किल से खुली, जैसे आप बताए ना वैसा, मतलब वो आसानी से नहीं खुली। उसको कितने बार पूछने के बाद में बताई है ये सब। नहीं, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है मैम। हाँ, उसको पीठ में दर्द है, लाइपोमा तो है ही, लेकिन लाइपोमा के जस्ट बगल में उसको पेन होता है। तो वो और ज्वाइंट पेन, ये 2 मेन इशू है उसके। तो मैं कार्सिनोसिन से अगर उसको रिलीफ नहीं मिला तो मैं भी रेडियम ब्रोम ट्राई करूंगा। कार्सिनोसिन में बाजू वालों के साथ, जो हमारे घर में रहते हैं ना, उनके साथ कंपटीशन रहता है कार्सिनोसिन का हमेशा। ये कंपटीशन जी नहीं करती लोगों के साथ, सिर्फ वो बोलती है मुझे उनकी वजह से नहीं मिला, मतलब रेपुटेट हो रही है, उसको एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है। जी। ये एक चीज और बोलती है मैम, मतलब जैसा मैं पढ़ाई करती हूँ, पढ़ाई करना तो अच्छी बात है ना, लेकिन मैं पढ़ाई करती हूँ लेकिन ये लोग इतना डिस्टर्ब करते हैं ना, मेरी सासू माँ को पसंद आता है ना मेरी जेठानी को। उन लोग बोलते हैं जब देखो पढ़ते रहती है कि तो मेरे को ये बहुत हर्ट होता है, क्योंकि मैं तो घर का पूरा काम करके कर रही हूँ, लोग मेरे काम में हेल्प करते नहीं है। और मैं उसके बावजूद मैं जिस समय आराम करना चाहिए, मैं उस समय को टाइम को मैं पढ़ाई के लिए निकालती हूँ। और ऐसा भी नहीं कि मैं बहुत कुछ खास पढ़ रही हूँ, मैं बस इतना है कि भाई अपना पढ़ाई लिखाई करके अपने बच्चों को पढ़ा लूं और थोड़ा सा कुछ जॉब कर लूं। लेकिन इन लोगों को पसंद नहीं आता है, इन लोग ये सब चीज बोलते हैं। वॉल्यूम हाई कर देंगे, स्पीकर में बात करेंगे, टीवी का साउंड को बढ़ा देंगे, बच्चा सोते रहता है तो नहीं देखते हैं, या मैं पढ़ते रहती हूँ तो इन लोग नहीं सोचते हैं कि पढ़ रही है के। तो ये सब बातों से मेरे को हर्ट होता है, मेरे को तकलीफ होती है। हाँ रिएक्ट क्या करती है, लेकिन ये घर वालों को क्या बोलती है ऐसे करने पर? नहीं, जिस समय ज्यादा ही होता है उस समय बोलती है, बाकी कुछ नहीं बोलती है मैम, बोलती है। उनको बोलोगे तो वही होगा, झगड़ा होगा। और झगड़ा करना मेरे को पसंद नहीं है। मेरे घर में मैं इस माहौल में नहीं पली थी, अब यहाँ का माहौल मेरे को नहीं जमता है।
तो यहाँ मैं चाहती हूँ कि सब कोई अच्छे से रहें, सब घुल मिल कर रहें, लेकिन यहाँ का माहौल मेरे को अच्छा नहीं लगता है बोलती है। सब मतलब ना झिक 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 छोटी छोटी बातों में लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं, तो वो चीज अच्छा नहीं लगता है बोलती है। देखे देखो मैम, बोली फॉलो अप मुझे बोलो। यस मैम। किसी को कोई डाउट्स? थैंक यू मैम। थैंक यू। चलिए, किसी को अगर क्वेरी होगी, वीडियोस अगर देखने होंगे तो मैं ग्रुप में डालूंगी, जैसे जिनको मराठी समझेगा वो देख, क्योंकि बहुत सारा मैंने बोला नहीं, ले जो जिस सा वो सब मैंने बताया था, लेकिन फॉलो अप तो आपने सुन ली। थैंक यू मैम। हो गया प्रवीण सर? सर आप म्यूट है। बहुत ही बढ़िया केस था मैम रेडियम ब्रोम का, और जिस तरह से लाइव केस टेकिंग एक तरह से किया है, एक के बाद एक हर पॉइंट आपने डिस्कस करते हुए मेंबर्स के साथ वो बताया है, उससे केस भी बहुत अच्छे से समझा है। और जिस तरह का रिएक्शन आ रहा है कि मेरे पास भी एक ऐसा केस है, मेरे पास भी एक ऐसा केस है, तो मुझे ये कॉन्फिडेंस है कि ढेर सारे मेंबर्स के ऐसे केसेस निकलने वाले हैं जहाँ पे वो कहीं ना कहीं रेडियम ब्रोम का प्रॉपर जानकारी ना होने के चलते मिस कर रहे हैं। और आपने बहुत अच्छे से डेडी भी किया है जो भी रेमेडीज माइंड में आ रहे थे, और उसको एक्सप्लेन भी रेडियम ब्रोम को बहुत ब्यूटीफुल तरीके से किया है मैम। तो हमारी IHF फैमिली की ओर से आपका बहुत बहुत आभार आज का ये सेशन लेने के लिए और रेडियम ब्रोम को पढ़ाने के लिए, क्योंकि इस मेडिसिन को बहुत कम यूज करते हैं, बहुत कम मटेरियल देखने को मिलता है, तो आज बहुत अच्छे से ये सीखने को मिला है। थैंक यू सर। और एक बोलना चाहूंगी मैं, ऐसे ही केस हम लोग पुणे के सेशन में लेने वाले हैं सर। तो आ जाओ वहाँ पर, जो जो पुणे के आसपास के लोग हैं वो पुणे आ जाओ, कि ऐसे सब लोगों के हमारे सब 10 केसेस अलग अलग है, और सब ऐसे ही है। आप लोगों को 100% नया सीखने को मिलेगा, और आप रेप्लिकेट कर पाएंगे, इतना इजी वे से आप लोगों को ये सीखने को मिलने वाला है। तो अक्टूबर में है सेशन, प्रवीण सर बोलेंगे इसमें। जी जी, 4 और 5 अक्टूबर को हम पुणे में हमारा पहला ऑफलाइन सेमिनार करने जा रहे हैं, और ये सभी हम कलेक्टिव एफर्ट है हम सभी का। हमारे सभी रिस्पेक्टेड मेंटर्स इसमें रहने वाले हैं। टोटल 10 मेंटर्स हैं। ऑलरेडी हमने फ्लायर डाला था, उसका फाइनल फ्लायर अभी 1-2 दिन में हम फिर से शेयर करेंगे आप सभी के साथ। और टोटल 10 सेशन है, और 10 सेशंस में अलग अलग 10 रेमेडीज हैं, और अनकॉमन मेडिसिन है, और ऐसी रेमेडीज हैं जिनके पेशेंट हमारे पास आते हैं, स्पेशली जो क्रोनिक पेशेंट हमारे पास आता है, उसमें चांसेस थोड़ा होते हैं कि अनकॉमन रेमेडी के चांसेस ज्यादा थोड़ा रहते हैं। तो बहुत अच्छी लर्निंग होने वाली है आप सभी की। तो जितने भी महाराष्ट्र से हैं, महाराष्ट्र से जो लगते हुए स्टेट्स हैं, या पुणे से और पुणे के आसपास, उन सभी से हम सभी ये हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि प्लीज मिस मत कीजिएगा। हमारा फर्स्ट ये इवेंट है, तो पहला है, तो थोड़ा और उसका लिए फीलिंग थोड़ी अलग होती है। तो आप सभी साथ रहेंगे तो वो लाइफ लॉन्ग मेमोरीज में जाने वाला है, और एक बार जो समय हाथ से निकलता है तो वो दोबारा आता नहीं है, तो इसलिए ये आ रहा है। और बहुत अच्छा रिजॉर्ट हमने बुक किया है, बहुत मतलब नेचर के हिसाब से बहुत बढ़िया लैंडस्केप है उसका, तो बहुत मस्ती करने वाले हैं और बहुत स्टडी भी करने वाले हैं। और एक ही दिन मैनेज करना है, संडे को तो आप सभी अपने घर पे लौट ही जाएंगे, तो सिर्फ एक दिन का तो डिफिकल्ट नहीं है। अगर हम पहले से थोड़ा प्रोग्राम करते हैं और डिसाइड करते हैं कि हाँ हमको आना है, तो मतलब रूटीन में बिजी तो हम सभी रहते हैं, काम भी सभी को रहता है, लेकिन एक दिन को मैनेज कर किया जा सकता है। जी मैम। सर थैंक यू सर, थैंक यू ऑल मेंबर्स।
इट्स अवर प्लेजर मैम। तो आप सभी हमारे 4 और 5 अक्टूबर का जो इवेंट है, सेमिनार है, उसके बारे में प्लीज आगे भी अपने नियर एंड डियर वंस को बताइएगा, क्योंकि हो सकता है कि ढेर सारे ऐसे डॉक्टर्स होंगे जो हमारे ग्रुप से जुड़े हुए नहीं होंगे, तो लेकिन अगर आपके टच में है तो प्लीज उनको बताइएगा जरूर। तो आज की वीसी को हम वाइंड अप करते हैं। डीप ग्रेटिट्यूड टू अवर रिस्पेक्टेड एंड सीनियर मेंटर डॉक्टर अश्विनी कैलाश सोनावनी मैम, ब्यूटीफुल केस मैम, वंडरफुल एक्सीलेंट सेशन। तो आप सभी से मुलाकात होगी हमारी नेक्स्ट वीसी में। थैंक यू सो मच। गुड डे। थैंक यू सर जी। जी सर। मैम थैंक यू सर। वेलकम मैम।